अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हम लोग हमारे सबक का दूसरा अहम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या बात की थी? हमने कहा कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट है यानी फूलदार जो पौधे हैं, तो उन फूलदार पौधे के अंदर ये हमारा जो सबक चल रहा है कितने नंबर का है ये 5वें नंबर का सबक है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट की बात हम कर रहे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट की हम जब बात कर रहे हैं तो हमने कल कहा था कि जो भी पौधे होते हैं तो उनमें बुनियादी साख्तें होती हैं। कौन कौन सी बुनियादी साख्त होती है? तो हमने कहा कि उनके पास जो आमतौर पे जो बुनियादी साख्त होती है, उन बुनियादी साख्तों के अंदर हमने कहा कि उनके पास जो बुनियादी साख्तें होती हैं उनमें कौन कौन होता है? तो हमने कहा कि उसमें होती है जड़, फिर उसके अंदर हमने कहा कि क्या होता है पत्ता, फिर उसके बाद हमने कहा कि उसमें क्या होता है तना, और उसके बाद हमने कहा कि क्या होता है फूल, और इसी तरह से क्या होता है फल। तो इनमें से कल हमने जड़ों की बात की है, उसके बाद पत्तों की बात की है, उसके बाद तने की बात की। तो इनमें से कुछ पॉइंट हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं फूल की। तो जब हम बात करते हैं फूल की एनाटॉमी की या फूल के साख्त की, फूल के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर याद रखना है कि पौधों के अंदर जो फूल होता है उस फूल को क्या कहा जाता है? फूल को ये कहा जाता है कि ये इनकी तौलीदी साख्तें हैं। जिस तरह से अगर मैं इंसानों की बात करता हूँ तो इंसानों के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानों की तौलीदी साख्त कौन सी है? तो अगर मैं बोलूँ कि मर्दों के अंदर इंसानों की जो तौलीदी साख्त है वो क्या है? टेस्टिस है, यानी अंशीय है। और औरतों के अंदर अगर मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि वहां पर क्या है? बैजा है। अब इंसानों के जिस्म में तो समझ में आता है, लेकिन पौधों के जिस्म की बात अगर करते हैं तो पौधों में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तौलीदी अज़ू कहाँ पर होते हैं? तो वो तौलीदी अज़ू जो होते हैं वो पौधों के अंदर होते हैं, फूल के अंदर। कहाँ पर होते हैं? फूल के अंदर। और स्पेशली कि जब हम बात कर रहे हैं पौधों में, तो स्पेशली वो पौधे जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। कौन से पौधे की बात कर रहे हैं हम? वो पौधे जिनको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म पौधे कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जो कि बीज देने वाले होते हैं, जिनके अंदर बीज आता है। तो ये जो बीज है, असल में बीज ये तौलीद की एक साख्त है। तो बीज जो बनेगा ये कहाँ बनेगा? तो बीज ये जो बनेगा ये फूल के अंदर बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अब उसके अलावा ये कि जो बीज जो फूल होते हैं, फूलों के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फूलों के अंदर 4 पार्ट होते हैं, और उन 4 पार्ट से फिर ये धीरे धीरे तौलीदी इकाई बनती है। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि फूल जो है ये एक तरह का तौलीदी इकाई है। फूल जो है ये पौधों की तौलीदी इकाई है। अगर आप लिख रहे होंगे तो मेरे अल्फाजों को लिख लीजिए कि फूल ये पौधों के अंदर तौलीदी इकाई है। रिप्रोडक्शन का ये काम करता है, तौलीद का काम करता है, नए बच्चे पैदा करने का काम करता है, नए पौधे बनाने का काम करता है। ठीक है, तो मैं अल्फाज जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझिए, क्योंकि हम आमतौर पे, क्योंकि हमारे जो अल्फाज होते हैं वो बच्चा और पैदा होना, इस तरह के अल्फाज होते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो कुछ अल्फाज बदल जाते हैं, और स्पेशली जब पौधे पढ़ रहे होते हैं तो और, क्योंकि हम इंसानों को तो बहुत जल्दी इमेजिन कर लेंगे, लेकिन पौधों को इमेजिन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑलरेडी इंसानों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए ट्रेन है, लेकिन पौधों के लिए उतना ट्रेन नहीं रहता। नतीजे में ये होता है कि जो बात मैं बोलूंगा वो आपके दिमाग में आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी है, इसलिए याद रखिए कि फूल ये पौधों के अंदर तौलीदी इकाई है। जिस तरह से जानवरों के अंदर टेस्टिस होती है और ओवरीज होती है, अंशीय होते हैं और बैजेदानी होती है, उसी तरह से फूल के अंदर पौधों के लिए, ठीक है, फूल के अंदर पौधों के लिए नर जिनसी अज़ू और मादा जिनसी अज़ू होता है। अब सबसे पहले ये कि फूल की जो साख्त होती है, अगर आप उसको देखेंगे तो फूल के अंदर 4 बुनियादी साख्तें हैं, और ये चारों बुनियादी साख्तें एक दायरे की शक्ल में होती है। फूल के अंदर कितनी साख्तें हैं? 4, और ये चारों साख्तें जो होती है ये दायरे की शक्ल में होती है। जब आप किसी फूल को हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाहर, सबसे बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में जो बताया है, तो उसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है उसको? कैलिक्स। तो ये जो होती है ये बैरूनी हिफाजती तह होती है। आमतौर पे जो पंखड़ी हम जिसको बोलते हैं ना, वो होती है कैलिक्स।
उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है करोला। दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है उसका, करोला। फिर दो अहम साख्तें इसके अंदर होती हैं जो कि तौलीदी अज़ू का काम करती है, नर तौलीदी अज़ू का और मादा तौलीदी अज़ू का। पहला एंड्रोशियम, यहाँ पर शीन के नुक्ते रह गए, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर होते हैं एंड्रोशियम। कौन होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को बोला जाता है नर तौलीदी उज़ू। एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम का मतलब होता है नर तौलीदी उज़ू, ठीक है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कौन होता है, नर तौलीदी उज़ू। और दूसरा जो होता है वो होता है गायनोशियम। कौन होता है, गायनोशियम, मादा तौलीदी उज़ू। तो दो तरह के यहाँ पर बात याद रखना है कि चार बुनियादी साख्ते, चार बुनियादी साख्तों में से हमारे लिए जो दो बड़ी बुनियादी साख्ते हैं जिनको हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना रहेगा वो है एंड्रोशियम और गायनोशियम, क्योंकि ये पौधे की तौलीद के अंदर क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। अब हर पौधे की हर दायरा जो है ये पौधे की अफजाइश के लिए मखसूस और बहुत जरूरी यानी नागुज़िर क्या करता है, किरदार अदा करता है। तो हर दायरा, चाहे वो करोला हो, चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो गायनोशियम हो, चाहे वो एंड्रोशियम हो, हर पार्ट आगे चल के क्या करेगा, पौधे की तौलीद में बहुत अहम रोल प्ले करेगा ना। अब बैरूनी हिफाजती और कशिश के दायरे ना। अब ये हिफाजती और कशिश के दायरों का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं कैलिक्स और दूसरा पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं करोला। ना कैलिक्स और करोला क्या करते हैं, तो कैलिक्स का ये काम होता है कि वो क्या करे, वो हिफाजत करे। कैलिक्स का काम क्या होता है, वो क्या करे, हिफाजत करे। जबकि करोला का काम ये होता है कि वो अट्रैक्ट करे, यानी क्या करे, कशिश करे ना। किसको कशिश करना है, किसको बुलाना है, किसको बुलाना है, बुलाना असल में ये है, हम आगे चल के बढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट है, जो कीड़े हैं, जैसा कि शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी फूल के पास जाके जूस क्यों पीती है, या दूसरे कोई इंसेक्ट है वो फूल के ऊपर जाके क्यों बैठते हैं, क्यों, क्योंकि फूल का जो कलर है वो उनको बहुत पसंद आता है। फूल जो है वो कुछ खुशबू निकालता है, वो खुशबू उनको पसंद आती है। फूल का वो हिस्सा उनको क्या देता है, वो उनको जूस देता है, शरबत देता है, वो उनको बहुत पसंद आता है। इसका मतलब ये हो गया कि फूल के पास जो बैरूनी आजू बैरूनी हिस्से हैं, वो बैरूनी हिस्से दो बड़े काम करते हैं। एक तो वो हिफाजत भी करते हैं, दूसरा वो कुछ जानदारों को अपनी तरफ बुलाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो दूसरे जानदारों को अपनी तरफ क्यों बुलाएंगे। वो दूसरे जानदारों को, इंसेक्ट को, कीड़ों को अपने तरफ इसलिए बुलाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक अमल होता है, उस अमल को बोला जाता है इंग्लिश में पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है उसको, पॉलिनेशन। उस अमल को उर्दू में हम कहते हैं जेरगी का अमल। क्या कहते हैं उसको, जेरगी का अमल। तो आमतौर पे अगर फूल का कलर बहुत अच्छा है, फूल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फूल के पास बहुत ज्यादा जूस है, तो उसकी तरफ इंसेक्ट आएगा और उसके तरफ कीड़े चलकर आएंगे। ये जो कीड़े आएंगे, ये कीड़े क्या करेंगे, ये कीड़े अपने साथ कुछ ऐसे खलिए लेकर आएंगे जो तौलीद के अमल के लिए जरूरी है। जैसे इंसानों में क्या होता है, इंसानों में ये होता है कि मर्द अपने खलिए को औरत के जिस्म में खारिज करता है, वैसे ही पौधा दूसरे पौधे के पास चलकर तो नहीं आएगा, तो फिर कैसा होगा, तो एक पौधे के पास जो नर जिनसी खलिया है, उस नर जिनसी खलिए को लेकर दूसरे फूल के मादा जिनसी खलिए से मिलाने में जो अहम रोल अदा करता है वो करता है कीड़ा। अब सवाल ये आता है कि कीड़े को इतना शऊर कैसे आया, तो कीड़ा ये जो काम है ये शऊरी तौर पे नहीं करता, लाशऊरी तौर पे करता। यानी उसको नहीं मालूम कि जब वो फूल के अच्छे कलर को देखकर उस फूल के पास जा रहा है, या फूल के शरबत को देख के फूल के पास जा रहा है, या फूल की खुशबू को सूंघकर उस फूल के पास जा रहा है, तो वो अपने साथ कुछ पोलन को भी, कुछ नर जिनसे खलिए जो उसके जिस्म पर चिपक गए, उनको भी लेकर जा रहा है। बात समझ में आई। तो ये बुनियादी चीज को अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कशिश क्यों बोला है। तो हिफाजत तो समझ में आ जाती है, लेकिन कशिश क्यों, किस लिए कशिश करना है, कशिश इसलिए करना है ताकि वहां पर क्या हो जाए, अमल बारावरी हो जाए, फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाए, पौधे का नर खलिया और पौधे का मादा खलिया मिल जाए, जिसके नतीजे में आगे चल के क्या बनेगा, जाइगोट, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, उससे क्या बनेगा, बीज बनेगा, और वो बीज जब जमीन में जाएगा तो उससे एक नया पौधा बनेगा। ये पूरा पिक्चर जो मैंने अभी आपके सामने रखा, अब इसको याद रखिए और अब मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ उसको समझ लीजिए। सबसे पहला कैलिक्स,
कैलिक्स जो होता है ये बुनियादी इकाई है, और कैलिक्स के अंदर छोटी छोटी यूनिट होती है, उनको बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जो जिस पार्ट को हम कैलिक्स बोल रहे हैं, उस कैलिक्स के अंदर जो पत्तियों की तरह दिखने वाली है ना, आमतौर पे फूल जो होता है ना इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, तो उसके अतराफ में ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कैलिक्स। और ये कैलिक्स जो होती है उसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेपल। क्या बोला जाता है इनको? सेपल। तो कैलिक्स किससे बना हुआ है? सेपल से। ठीक है ना। अब इनके रंग की बात करते हैं तो उमूमन इनका जो रंग होता है वो सफेद होता है, और हमको ये पता है कि जो कली होती है, यानी जो बर्ड होती है, तो बर्ड की हालत में ये क्या कर रहा होता है? फूलों की क्या कर रहा होता है? हिफाजत। इसका मतलब ये हो गया कि कैलिक्स यानी जिसके अंदर सेपल है, वो असल में फूल की हिफाजत का काम अंजाम देता है। फिर अब ये जो कैलिक्स होती है, अगर इनकी बात कर दें तो इनके अंदर जो सेपल है, उस सेपल की कुछ अरेंजमेंट है। जैसा इनके अंदर एक तरीका होता है, उसको बोला जाता है गैमोसिपलस। क्या बोला जाता है इसको? गैमोसिपलस, यानी जुड़े हुए। जब ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तब उसको बोलते हैं गैमोसिपलस। क्या बोलते हैं उसको? गैमोसिपलस, यानी सेपल जो है वो सब एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ गए, तो उसको बोला जाता है गैमोसिपलस। लेकिन अगर सेपल अलग अलग लगे हुए हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीसिपलस। क्या बोला जाता है इसको? पॉलीसिपेलस। तो याद रखना है कि कैलिक्स के अंदर जो सेपल होती है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। तो दो तरीके का कौन सा होता है? एक होता है जिसको बोला जाता है गैमोसिपेलस, और एक होता है जिसको बोला जाता है पॉलीसिपेलस। गैमो ये जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और पॉलीसिपेलस इसलिए हो रहा है कि वो जब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक ना। अब दूसरा करोला। करोला का जो बेसिक यूनिट है यानी बुनियादी इकाई है, तो वो होता है पेटल्स, है ना। ये जो पंखड़ियां जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये है पेटल्स। ये सब मिलकर कौन सा पार्ट बनाते हैं? करोला। हमने बोला कि फूल के अंदर 4 दायरे हैं, उन 4 दायरों के अंदर पहला दायरा, दूसरा दायरा, तो पहले और दूसरे दायरे की बात करें, पहला दायरा कौन है? बाहर से पहला दायरा है कैलिक्स, और उसके बाद वाला दूसरा दायरा कौन है? करोला। ठीक है। तो अब करोला जो बना हुआ है ये छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, छोटी छोटी इकाई से बना। जैसे एक दीवार है तो दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनी है, तो वैसे ही ये करोला है। करोला किससे बना हुआ है? पेटल्स से। किससे बना हुआ है? पेटल्स से। अब ये जो पेटल्स है इसकी अगर बात करते हैं तो इसका रंग जो होता है वो शौक रंगत। शौक रंगत का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, पुरकशिश। क्यों होता है पुरकशिश? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताया कि एक अमल होता है, उस अमल को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का अमल क्या होता है? अब उसको समझ लीजिए। पॉलिनेशन का अमल का मतलब ये होता है, दो मिनट। पॉलिनेशन का जो अमल है, उस पॉलिनेशन के अमल में क्या होता है, या उस पॉलिनेशन के अमल का डेफिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन के अमल का डेफिनेशन लिख लीजिए। पॉलिनेशन का अमल का मतलब क्या होता है? जो नर जिनसी खलिया है उसको एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल करना। एक फूल से दूसरे फूल पर क्या करना होता है? मुंतकिल करना होता है। असल में मेरा राइटिंग पैड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए इशू हो रहा है। तो याद रखना है कि जब जिनसी खलिए को एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है तब उस अमल को क्या बोला जाता है? उस अमल को बोला जाता है पॉलिनेशन का अमल। और ये पॉलिनेशन का अमल कौन करते हैं? ये पॉलिनेशन का अमल हशरात करते हैं, कीड़े करते हैं। तो इन कीड़ों को दावत देने के लिए, इन कीड़ों को बुलाने के लिए क्या होती है? जो करोला होता है, जो पेटल होती है, उसका कलर अट्रैक्टिव होता है, खुशनुमा होती है। और इसी तरह से मैंने बोला कि सिर्फ कलर नहीं बल्कि वो जूस बनाएगा, उसके अलावा वो क्या करेगा? खुशबू खारिज करेगा। ठीक है। अरसलान भाई हाथ क्यों उठा रहे बताओ, कुछ डाउट है? अच्छा हाथ रख दिए, ठीक ना। अब इनकी भी बात अगर करते हैं तो इनके जुड़ने के लिहाज से इनको भी दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। एक को बोला जाता है गैमोपेटैलस। क्या बोला जाता है? गैमोपेटैलस।
अगर सारे के सारे पेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो उनको बोलेंगे गैमोपेटालस, और अगर उनके पेटल्स अलग अलग होंगे तो उनको बोला जाएगा पॉलीपेटालस। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि बुनियादी तौर पर याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी पेटल्स है वो पेटल्स या तो जुड़े होंगे या तो अलग अलग होंगे। अगर वो जुड़े हुए होंगे तो उनको गैमोपेटालस बोलेंगे, और अगर अलग अलग होंगे तो उनको पॉलीपेटालस बोला जाएगा। ठीक ना। अब दूसरा करोला। करोला के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीकों से जुड़े होते हैं। जैसे पेटल्स की साख मुख्तलिफ हशरात को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए मुनफरिद अंदाज में ढल जाती है। यानी पेटल जो है ये अलग अलग कीड़ों को बुलाने के ना, कोई कीड़ा बहुत छोटा है, कोई कीड़ा बहुत बड़ा है, कोई कीड़ा बहुत लंबोतरा है, तो कीड़ों की अलग अलग साख है। तो वो कीड़े जब आएंगे तो उनको जो है, मान लीजिए कि घर है, घर के अंदर अलग अलग साइज के लोग हैं, तो किसी का साइज बहुत ज्यादा होगा तो उसके लिए बड़ा दरवाजा है, किसी का साइज छोटा है तो उसके लिए नॉर्मल दरवाजा है। तो इसी तरह से हशरात जो आएंगे तो कुछ हशरात बड़े रहेंगे, कुछ हशरात छोटे रहेंगे। तो उन हशरात का अकोमोडेशन, यानी उन हशरात को बहुत आसानी से उस फूल के अंदर आने के लिए ये जो पेटल्स होंगी, ये जो करोला होगी, ये अपनी शक्ल को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, बदलती है। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर एक शक्ल होती है जो ट्यूबुलर होती है, ट्यूब नुमा होती है। कोई शक्ल होती है जो घंटी नुमा होती है, बेल शेप्ड होती है। कोई होती है खीफ नुमा यानी फनेल शेप होती है, और कोई शक्ल होती है जो पहिए नुमा होती है यानी व्हील शेप होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग शक्लें होंगी। जैसा मान लो कि ये जो व्हील शेप है ये इतना बड़ा है, इसलिए कि यहाँ पर कोई बड़ा इंसेक्ट आएगा और आसानी से बैठ जाएगा। यहाँ पर कोई इंसेक्ट होगा जो अंदर जाके आसानी से बैठ सकता हो, यानी छोटा सा हो, बारीक हो। तो बुनियादी तौर पर इनके जो शेप है वो इस मुनासिबत से है कि आसानी से कोई भी कीड़ा वहां पर अकोमोडेट हो जाए, वहां पर वो समा जाए, या वहां पर वो पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि वो कीड़ा बहुत अहम काम करने वाला है, और वो काम क्या है, पॉलिनेशन का काम है, अमले जेरगी का काम है। पोलन नर जिनसी खलिए को लाकर मादा जिनसी खलिए से मिलाने वाला है। अगर नर और मादा जिनसी खलिए नहीं मिलेंगे तो क्या नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, यानी एक पौधे की ग्रोथ ही नहीं होगी। अब एस्टिवेशन ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि कली के अंदर कुछ तहबंदी होती है, कली के अंदर कुछ अरेंजमेंट होती है। तो कली के अंदर क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं और जो पेटल्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक क्या बनती जाती है, तरतीब होती है, डिजाइन बनती है। वो डिजाइन तीन तरह की होती है। एक डिजाइन को बोला जाता है वॉल्वेट। क्या बोला जाता है इसको? वॉल्वेट। बेसिकली होता क्या कि यहाँ पर जो सेपल और पेटल होते हैं उनके किनारे जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनके जो किनारे होते हैं वो आखिर में एक दूसरे के साथ टच होते हैं। और दूसरा, इनके जो किनारे हैं ये एक दूसरे से सिर्फ चिपकेंगे। किनारे इस तरह से जो सेपल और पेटल है उसके किनारे एक दूसरे से आके टच होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाएंगे। अगर इस तरह से कोई सेपल और पेटल का अरेंजमेंट होता है तब इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा वॉल्वेट। क्या बोला जाएगा? वॉल्वेट। लेकिन अगर कहीं पर ये जो सेपल और पेटल है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक जो किनारा है, यानी उस सेपल का एक जो किनारा है वो दूसरे पर बाकायदगी के साथ चढ़ा हुआ है। एक जो किनारा है वो दूसरे सेपल के किनारे के ऊपर बाकायदगी के साथ क्या हुआ है, चढ़ा हुआ है। तो आप देखिए कि ये एक किनारा है, फिर ये दूसरा किनारा है, फिर ये एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये एक किनारा, ये दूसरा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों किनारे, यहाँ पर दोनों किनारे, यहाँ पर दोनों किनारे, यहाँ के दोनों किनारे, यहाँ एक दूसरे के ऊपर छिड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ट्विस्टेड। आमतौर पे ये जो ट्विस्टेड अरेंजमेंट है ये किसमें देखने को मिलती है? ये हमको देखने को मिलती है कपास के अंदर। ये हमको किसके अंदर देखने को मिलती है? चाइना रोज, जिसको हम यहाँ रहे उसके हिबिस्कस, उसके अंदर हमको देखने को मिलती है। तीसरी अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है इम्ब्रिकेट। क्या बोला जाता है उसको? इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। इस इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट में क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार दोनों एक जैसे हैं, लेकिन और थोड़ा गौर से देखेंगे, और थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, इसमें ये वाला जो सेपल है ये इसके नीचे है और इसके नीचे है, यानी ये दोनों ये दोनों ऊपर की तरफ है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अरेंजमेंट होती है तो एक जो सेपल और पेटल होता है वो ऊपर होता है और एक जो होता है वो नीचे होता है। तो दो ऐसे सेपल होंगे जो ऊपर होंगे और उनके बीच में एक नीचे होगा। तो ये ऐसा ही होता है जैसा ब्रैकेट होती है, इसलिए इसको बोला गया इन ब्रैकेट कि बेकायदा, बेकायदा मतलब बेतरतीब और ओवरलैपिंग। कैसे है? बेकायदा है, ओवरलैपिंग है, इनकी कोई खास तरतीब नहीं होती है, तब इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इन ब्रैकेट। और इसकी मिसाल है गुलमोहर। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है तरतीब। एस्टिवेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है? एस्टिवेशन का मतलब है तरतीब। किसकी तरतीब? ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये इनकी तरतीब की बात हो रही है। क्या? करोला की, कैलिक्स की, सेपल की, पेटल की। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये वाले जो सेपल है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? तो इनकी अरेंजमेंट तीन तरह से है। या तो वो एक दूसरे के आजू बाजू लगे हुए हैं, या एक दूसरे के ऊपर नीचे है, और एक थर्ड कि ना तो वो ऊपर नीचे है और ना वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अरेंजमेंट है, बल्कि उनकी जो तरतीब है वो बहुत इरेगुलर है और वहाँ कोई खास तरतीब फॉलो नहीं की है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, किधर भी है। तो इस तरह से तीन अरेंजमेंट याद रखना है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट। अब एक और याद रखना है कि एक जो तरतीब होती है उसको बोला जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोला जाता है? वैक्सिलरी। अब ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है तो ये आमतौर पे हमको मटर के अंदर, पी के खानदान में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि एक जो सेपल होती है, एक जो सेपल होती है वो होती है थोड़ी सी बड़ी। क्या होती है? एक सेपल जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी। तो एक जो स्टैंडर्ड सेपल होती है वो होती है बड़ी और नुमाया। उसके बाद उसके अंदर होते हैं दो साइड वाली पेटल, यानी एक पेटल और ये दूसरा पेटल, तो उनको बोला जाता है विंग्स। तो वो कैसी होती है? वो छोटी छोटी होती है। तीसरा, वहां पर कील, कील का मतलब क्या है? दो नीचे की तरफ, ये दिख रहा है ना, तो दो निचले की तरफ पेटल जो आपस में जुड़ी होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इनकी बात करेंगे तो इनके अंदर जो 5 पेटल या सेपल है वो एक दूसरे से किनारे पर जुड़े हुए। यहाँ पर ये है कि एक दूसरे पर एक किनारे पर ऊपर नीचे है, और यहाँ पर ये है कि ना ऊपर है ना नीचे है, इनकी कोई तरतीब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल तरतीब है, यहाँ पर एक स्पेशल तरतीब है। किस तरह की स्पेशल तरतीब है कि इनके अंदर एक जो सेपल है वो बहुत बड़ा है और बहुत नुमाया है, बहुत क्लियर दिखाई देता है। लेकिन दो ऐसी है जो छोटी छोटी, उसके मुकाबले में छोटी छोटी और आजू बाजू लगी हुई है, साइड में लगी हुई है। और दो जो होती है वो इतनी छोटी होती है जो नीचे होती है और जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है वो अलग अलग नोयत का है। इस कंडीशन में उसको बोला जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोला जाता है इसको? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और आमतौर पे ये हमको मटर में या पी के खानदान में दिखाई देता है। ये जो साख्त होती है ये पॉलिनेशन के अमल को इंतहाई मखसूस बनाती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो अरेंजमेंट्स है, ये अरेंजमेंट का जो रोल है वो किस किस काम के लिए है? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए, यानी वो किसको बुलाने वाले हैं? वो इंसेक्ट को बुलाने वाले, वो कीड़े को बुलाने वाले। क्योंकि वो कीड़ा अपने साथ क्या लेकर आने वाला है? वो कीड़ा अपने साथ नर जिनसी खलियां लेकर आने वाला है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पौधों ने अलग अलग इंसेक्ट को देखते हुए जो उनकी पॉलिनेशन में मदद करता है अपनी साख्त को बदला है, और आखिर में एक ऐसी साख्त बन गई है जो सिर्फ मखसूस इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से पॉलिनेशन के अंदर पौधों ने अपने अंदर क्या लेकर आई है? तब्दीलियां। अब तीसरी साख्त, तीसरी साख्त जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं उसको? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को हम कहते हैं नर तौलीदी निज़ाम। नाउ ये जो नर तौलीदी निज़ाम होता है एंड्रोशियम, वो उसकी जो बुनियादी इकाई है उस बुनियादी इकाई को बोला जाता है स्टेमन। क्या बोला जाता है? स्टेमन। जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक है कैलिक्स, दूसरा है करोला। तो हमने बोला कि जो कैलिक्स है उसकी बुनियादी इकाई कौन है? सेपल। जो करोला है उसकी बुनियादी इकाई कौन है? पेटल। अब वैसे ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एंड्रोशियम है उसकी बुनियादी इकाई कौन है? स्टेमन। तो ये जो पूरी साख्त है, इस पूरी साख्त को बोला जाता है स्टेमन। और ये फूल का पोलन बनाने वाला कारखाना है। देखिए अब पोलन किसको कहते हैं? तो पोलन के मामले में याद रखिए कि ये जो है ये नर जिनसी खलियां। क्या बनाता है? ये
नर जिनसी खलिया बनाता है, यानी ये मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, तो नर जिनसी खलिया कहाँ बनेगा फूल के अंदर, याद रखना है एंड्रोशियम में। और एंड्रोशियम में भी कहाँ बनेगा, स्टेमन में, क्योंकि एंड्रोशियम की बुनियादी इकाई स्टेमन है। तो कई सारे स्टेमन मिलेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट है। स्टेमन के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं उसको, एंथर, यहां दिख रहा है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट, डंडी। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि एंड्रोशियम के अंदर जो तौलीदी साख्त है, उस तौलीदी साख्त के अंदर स्टेमन है, और स्टेमन के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है एंथर, और दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है डंडी। अब अगर इस एंथर की बात करते हैं तो इस एंथर के अंदर होते हैं कुछ छोटे छोटे हिस्से। ये दिख रहा है ना आपको, ये खाली जगह इस तरह से, ये होते हैं हिस्से। तो एंथर के अंदर ये जो हिस्से होते हैं इनको बोला जाता है लोब्स। क्या बोला जाता है इनको, लोब्स। आमतौर पे इंग्लिश में जब भी हम लोब बोलते हैं तो लोब्स का मतलब होता है लंबूतरी साख्त या ऐसी साख्त जो फैली हुई है। तो जो भी लंबूतरी साख्त होगी, फैली हुई साख्त होगी, उसके लिए आमतौर पर, जैसे हमारा कान है ना, यहाँ पर ये कान है, तो ये कान का ये जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं ईयर लोब। क्या बोलते हैं इसको, ईयर लोब। तो लोब आमतौर पर ऐसी साख्त को बोला जाता है जो थोड़ी सी फैली हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे लोग हम कई सारी जगह पे ये वर्ड पढ़ने वाले, तो उसका मीनिंग याद रखना कि जो भी साख्त जो फैली हुई होती है। तो ये जो एंथर होता है ना, इस एंथर को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह का एक हिस्सा होता है, एक खाली जगह होती है। अब ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर क्या होते हैं, इस खाली जगह के अंदर बनते हैं पोलन सैक। ये पोलन सैक क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या काम करता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी 12वीं का जो आपका दूसरा चैप्टर है उसके अंदर ये कंसेप्ट बताया हुआ है। तो याद रखना है पोलन सैक क्या होता है, पोलन सैक। तो हमने बोला एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन, स्टेमन के अंदर लोब, लोब के अंदर कौन है, पोलन सैक। और हर लोब में दो खाने होते हैं जहां पर पोलन ग्रेन्स की तैयारी होती है। और पोलन ग्रेन यानी नर जिनसी खलिए की तैयारी कहाँ पर होने वाली होती है, पोलन सैक के अंदर। तो बुनियादी तौर पर याद रखना कि ये जो साख्त है उसके अंदर इस तरह से यहाँ पर देखिए 4 कंपार्टमेंट है। अब ये 4 कंपार्टमेंट क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये सब हम आगे बात करने वाले। अभी सिर्फ बुनियादी तौर पर याद रखना कि एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन से बना हुआ है। स्टेमन को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो पार्ट है, एक है एंथर, एक है डंडी यानी फिलामेंट। फिर एंथर को अगर आप कट करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगी, लोब। कितनी लोब होंगी, 4। और वो 4 लोब के अंदर क्या मौजूद होंगे, एम्ब्रियो सैक बनेंगे। और उन एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन सैक रहेंगे, और पोलन सैक के अंदर क्या बनेंगे, सॉरी, उस लोब के अंदर रहेंगे पोलन सैक, और उस पोलन सैक के अंदर आगे चल के क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, अब एक और बात याद रखना है कि ये जो स्टेमन होता है, ये स्टेमन कुछ पौधों में इनएक्टिव भी हो सकता है। हमेशा एक्टिव होना जरूरी थोड़ी है, हमेशा मर्द के बॉडी के अंदर जो टेस्टिस है वो स्पर्म थोड़ी बनाते रहेगी। कुछ वक्त तो वो रुकेगी, कुछ वक्त बनाएंगे, कुछ वक्त रुकेगी, कुछ वक्त बनाएंगे। और फीमेल बॉडी है तो ओवरी है, हर वक्त हैजी दौर चलता रहेगा, नहीं, हैजी दौर आएगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड आएगा, फिर हैजी दौर आएगा, अंडे बनेंगे, रिलीज होंगे। तो स्टेमन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कुछ वक्त ये होता है कि वो स्टेमन इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो काम नहीं कर रहा होता है। तो अब उस वक्त क्या होते हैं कि जो गैर फाल स्टेमन होता है वो पॉलन पैदा नहीं करता, यानी वो नर जिनसी खलिया पैदा नहीं करता, तब उसको बोला जाता है स्टेमिनोट। क्या बोला जाता है उसको तब, स्टेमिनोट। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जो पोलन होते हैं, जो स्टेमन होते हैं, तो कुछ जगह पर जो स्टेमन होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर वो इनएक्टिव हो गए तो उन स्टेमन को क्या बोला जाएगा, उन स्टेमन को बोला जाएगा स्टेमिनॉइड। क्या बोला जाएगा उनको, स्टेमिनॉइड, यानी ऐसे स्टेमन जिनका जो इनएक्टिव हो गए, जो अब काम नहीं कर रहे। क्यों, कौन सा काम, नर जिनसी खलिया बनाने का काम अब वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। अब जब हम रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उस रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम इसको और डिटेल में हम समझने वाले हैं। ठीक है ना यार, पहले आवाज बराबर आ रही थी क्या मेरी।
आप में से किसी ने बोला नहीं कि सर आवाज आ रही नहीं आ रही है। बोलना चाहिए अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी मेरे को समझ में आया कि मेरा माइक मेरे माउथ के पास नहीं लगा था, तो आवाज अगर क्लियर आ रही थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही थी तो आपने मेरे को बोलना चाहिए कि सर आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी जो आवाज आ रही है वो और पहले जो आवाज आ रही है वो, दोनों में कुछ फर्क है क्या अल्शियान? ठीक ना। अब स्टेमन्स का जुड़ना और उनकी अकसाम। नाउ यहाँ पर याद रखिए कि अभी जैसा हमने बोला कि स्टेमन्स भी जब होंगे तो स्टेमन्स भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। जैसे पेटल थी, सेपल थी, पहले अच्छी आ रही थी, अभी अभी भी अच्छी आ रही है, गड़बड़ हो गया? ओके ओके। ना अब होता क्या कि अगर आप देखेंगे ना तो ये है एंथर ना, जैसा हमने बोला कि यहाँ पर है सेपल, यहाँ पर है पेटल, और यहाँ पर अब हम बता रहे कौन है, यहाँ पर एंड्रोशियम। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोला जाता है इपीपेटलस। क्या बोला जाता है? इपीपेटलस, पेटल के साथ जुड़े हुए एंड्रोशियम। जब एंड्रोशियम कहाँ जुड़ा होता है? पेटल के साथ, तब हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इपीपेटलस। क्या बोलते हैं उसको? इपीपेटलस। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जब भी पेटल के साथ जब भी पेटल के साथ एंड्रोशियम जुड़ जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? इपीपेटलस। तो ये हमारे पेटल्स है और इन पेटल्स के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एंड्रोशियम, तब उसको बोलेंगे इपीपेटलस। दूसरा एपिफाइलस। दूसरा लफ्ज क्या होता है? एपिफाइलस। एक है एपिपेटलस, दूसरा है एपिफाइलस। नाउ पेरिंथ, पेरिंथ के साथ जुड़े हुए। अब पेरिंथ किसको बोलते हैं? पेरिंथ उस वक्त बोला जाता है जब सेपल और पेटल एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब सेपल और पेटल एक दूसरे से जुड़ते हैं तब उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पेरिंथ। और जब सेपल पेटल के साथ एंड्रोशियम जाके जुड़ जाए तो उसको बोला जाएगा एपीफाइलस। क्या बोला जाएगा उस कंडीशन में? उसको एपीफाइलस। फिर इसी तरह से अब जो एंथर है, ये सॉरी जो एंड्रोशियम है, वो एंड्रोशियम क्या करेंगे? एंड्रोशियम जब आजाद हो, तमाम स्टेमन्स अगर उस एंड्रोशियम में आजाद हो, तब उसको बोला जाएगा पॉलीएंड्रस। क्या बोला जाएगा? पॉलीएंड्रस। पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, और एंड्रस ये आया फ्रॉम एंड्री। एंड्री का मतलब क्या होता है? मेल। एंड्री का मतलब क्या होता है? मेल, या एंड्री का मतलब होता है नर। तो ये जो हमारे हम जिसकी बात कर रहे हैं स्टेमन की, स्टेमन कौन है? ये नर तौलीदी उज़्व है। तो स्टेमन अगर नर तौलीदी उज़्व है तो इसके लिए ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है एंड्रस। और क्योंकि ये सब एक दूसरे से अलग अलग है तो एक दूसरे से अलग अलग होने का मतलब है इनके नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको बोला गया पॉली एंड्रस। दूसरा मोन मोनो एडाल्फस या मोनो एडाल्फस। तमाम स्टेबन एक ही गुच्छा बनाते हैं। जब मोनो एडाल्फस बोला जाता है, मोनो एडाल्फस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जितने भी स्टेमन हैं वो सब स्टेमन एक दूसरे के साथ जुड़ गए और जुड़ने की वजह से उन्होंने बना दिया, तो उसको बोला जाता है मोनो एडाल्फस। एक होता है जिसको बोला जाता है पॉली एडाल्फस। एडाल्फस जो वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? गुच्छों के लिए। अब पॉली एडाल्फस का मतलब क्या हो गया? मैनी गुच्छे, बहुत सारे गुच्छे। तो स्टेमन्स के कई सारे जब गुच्छे होंगे तब उसको बोला जाएगा पॉली एडाल्फस। तो याद रखना है कि स्टेमन्स के जुड़ने और उनकी अकसाम होती है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जुड़ने की बुनियाद पे, तो सबसे पहले ये कि अगर वो पेटल से जुड़ा है तो एपिपेटलस, अगर वो पेरिन से जुड़ा है तो एपिफेलस, अगर सारे स्टेमन आजाद है, अलग अलग है, तो उनको बोला जाता है पॉलीएंड्रस। लेकिन अगर स्टेमन ने गुच्छा बनाया हुआ एक गुच्छा है तो उसको बोले मोनो एडल्फस। स्टेमन ने गुच्छे बनाए हैं लेकिन एक से ज्यादा गुच्छे हैं तो पॉली एडल्फस ना। अब दूसरी शाख उसको बोला जाता है गाइनोशियम। क्या बोला जा रहा है उसको? गाइनोशियम। गाइनोशियम कौन होती है? गाइनोशियम ये मादा तौलीदी उज़्व होता है या मादा तौलीदी मरकज होता है। और गाइनोशियम का जो यूनिट है यानी जो इकाई है उसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं उसको? कार्पेल। तो
तो बुनियादी याद रखना कि गायनोशियम है, गायनोशियम के अंदर क्या होती है, कार्पल होती है, और ये फर्टिलाइजेशन का मरकजी इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर किसको बोलते हैं, इंक्यूबेटर बोला जाता है कि जहां पर पूरा इन्वायरमेंट, मुनासिब माहौल दिया जाए और उस मुनासिब माहौल के जरिए उन वहां पर क्या की जाए, नमू की जाए। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही नर जिनसी खलिया आएगा, यहाँ पर आके वो मादा जिनसी खलिए से जुड़ जाएगा। अब इस गायनोशियम के अंदर, इस कार्पेल के अंदर वो जो भी जाइगोड बनेगा, उस जाइगोड का एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद उसकी नशोनुमा होगी, फिर वो आगे चल के क्या बनेगा, एक बीज बनेगा, सीड बनेगा। तो ये पूरा इंक्यूबेटर होता है, पूरा इंक्यूबेशन होता है, यानी उसके डेवलपमेंट का पूरा काम वहां पर अंजाम दिया जाता है। तो ये बुनियादी चीज आपने याद रखना है बेटा। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। ठीक है नाउ, तो गायनोशियम होती है, गायनोशियम में जो बुनियादी यूनिट है वो कौन है, कार्पल है। और उस कार्पेल के अंदर क्या होती है, कार्पेल्स है, उस कार्पेल के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। अब ये जो कार्पल होती है, इसको एक तरफ बोला था पिस्टिल, एक और लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज क्या है, वो लफ्ज है पिस्टिल। ठीक है। अब इस पिस्टिल का या इस कार्पेल का जो बुनियादी साख्त है वो 3 हिस्सों में। पहली साख्त होती है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरी साख्त होती है उसको बोलते हैं स्टाइल, तीसरी साख्त होती है उसको बोलते हैं ओवरी। ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या होता है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो पोलन वसूल करता है। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है। कौन होता है ये, प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कीड़ा आया, फूल के अंदर कीड़ा आया, वो कीड़े के साथ क्या आया, नर जिनसी खलिया, तो वो नर जिनसी खलिया यहाँ पर छोड़ देगा। जैसे ये नर जिनसी खलियां यहाँ पर छोड़ेगा, आगे चल के इस नर जिनसी खलिए के जरिए कौन सा अमल होने वाला है, फर्टिलाइजेशन का अमल होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, अगर आपको इसका स्टडी पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो बुनियादी याद रखना, स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को हम क्या करें, प्लेटफॉर्म, यानी ऐसी जगह जहां पर किसी चीज को रखा जाए। तो यहाँ पर किसको रखा जाएगा, पोलन ग्रेन को, नर जिनसी खलिए को रखा जाएगा। दूसरा होता है स्टाइल। स्टाइल जो होता है, ये जो लंबूतरी साख्त आपको दिख रही है ना, ये ट्यूब की तरह दिखाई देने वाली जो साख्त है, इस ट्यूब की तरह दिखाई देने वाली साख्त को बोला जाता है स्टाइल। तो स्टिग्मा और ओवरी, इन दोनों को मिलाने वाली ये एक नली है या एक नाली है। तो ये जो नाली नुमा साख्त है, ट्यूब की तरह दिखने वाली जो साख्त है, इस साख्त को बोला जाता है स्टाइल। आमतौर पे ये क्या करती है, ये स्टिग्मा को और नीचे जो साख्त ओवरी है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। लेकिन इसका जो सबसे अहम काम होता है, जिसको हम आगे चल के बढ़ेंगे, वो काम ये होता है कि जैसे ही यहाँ पर पोलन आता है, तो पौधों के अंदर एक टैलेंट ये है कि वो हमेशा अपने अंदर वेरिएशन लाना चाहते हैं, हमेशा अपने अंदर क्या लेकर आना चाहते हैं, वेरिएशन, हमेशा अपनी जो खुसूसियात है उसको बदलना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर जो पोलन आए वो पोलन सेम पौधे का ना हो। क्यों, क्योंकि अगर सेम पौधे का पोलन रहेगा तो उस पोलन के पास जो डीएनए है वो, और जो उस ओवरी के पास डीएनए है वो, दोनों भी सेम रहेंगे। अगर डीएनए सेम रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो नया बीज बनने वाला है, जो नया बच्चा बनने वाला है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आया। अगर उसके अंदर वेरिएशन नहीं आया तो बदलते हुए हालात के हिसाब से, बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और वो जो बीज है वो आगे चल के ग्रो नहीं होगा, वो बीज आगे चल के एक नया पौधा नहीं बनाएगा, यानी वो कमजोर होगा। तो पौधे ये लॉजिक लगाते हैं कि अगर कोई पोलन मेरे पास आए तो वो किसी और पौधे का हो,
दूसरी अहम चीज कि वो ऐसा पौधा हो जो मेरे से ज्यादा ताकतवर हो, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इस तरह से यहाँ पर वो पोलन को पहचानना कि ये पोलन मेरा है या नहीं है, किसी और फूल का है, फिर वो उतना ताकतवर है या नहीं है, ये काम भी कौन करता है, स्टाइल। इसलिए हम आगे चल के एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को बोला जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या बोला जाता है उस कंसेप्ट को, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल सिलेक्शन करेगा। किस बात का सिलेक्शन करेगा, कि जैसी पोलन आएगा तो पोलन से एक ट्यूब बनेगी और वो ट्यूब धीरे धीरे आके ओवरी को मिलने वाली है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको लगेगा कि ये जो पोलन है ये उस तरह का नहीं है जिस तरह का मेरे को चाहिए, तो वो उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। इसका मतलब उसने क्या किया, जो ब्रीडिंग का प्रोसेस हो रहा था उसको आउट कर दिया, यानी उस अमल को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये कंसेप्ट है जिसको हम आगे चल के बेहतरीन अंदाज में और पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि स्टाइल ये एक नाली की तरह, नली की तरह दिखने वाली साख्त है, और उस नली या नाली की तरह दिखने वाली साख्त से पोलन ट्यूब जाती है। पोलन से अगर वो पोलन उस पौधे का है तो वो ओवरी उसको ग्रो होने नहीं देंगी, ताकि डीएनए का मटेरियल एक जैसा ना हो जाए। अगर डीएनए का मटेरियल एक जैसा होगा तो खुसूसियात एक जैसी ही रह जाएंगी। तो हमेशा पौधों के अंदर खुसूसियात बदलती रहना चाहिए, इसका ख्याल रखना होता है। तो ये काम कौन करता है, स्टाइल। नाउ ओवरी। ओवरी क्या होती है, तो जो कार्पेल है या पिस्टिल है उसका ये जो नीचे का ना फूला हुआ जो हिस्सा होता है, इस फूले हुए हिस्से को बोला जाता है ओवरी। अब इस फूले हुए हिस्से में कौन होता है, इस फूले हुए हिस्से में होती है ओव्यूल्स। कौन होती है, ओव्यूल्स, यानी जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, बैजा। तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी कौन है, ये है बैजेदानी। ये जो है ये कौन है, ये है बैजेदानी। और ओव्यूल कौन है, ओव्यूल है बैजा। यानी आप ऐसा समझ दीजिए कि ये है छिक्का, अंडे रखने का छिक्का, और ये है अंडे। समझ में आ रहा है। तो पौधों के अंदर जो अंडे रखे हुए, वो अंडे कहाँ रखे हुए, ओवरी के अंदर, बैजे दानी के अंदर। तो उर्दू में हम इसको बैजे दानी बोलते हैं, और ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, बैजा। तो इस सिंबल याद रखना कि इनके पास ओव्यूल्स होते हैं, अंडे रखे होते हैं, और अंडे कहाँ रखे होते हैं, ओवरी। फिर दूसरी चीज कि ओव्यूल्स जो होती है, वो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एक दीवार के साथ चिपकी होती है। जब वो दीवार के साथ चिपकी होती है तो उस कनेक्शन को बोला जाता है प्लासेंटा। उस कनेक्शन को क्या बोला जाता है, प्लासेंटा। जैसा हम इंसानों में देखते हैं कि माँ के पेट में वो जो बच्चा है जुड़ा हुआ होता है, और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा। तो जैसे ही माँ के पेट से वो बच्चा बाहर आता है तो प्लासेंटा टूट जाती है या उस प्लासेंटा को कट कर दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि माँ के जिस्म के अंदर होती है प्लासेंटा, उस प्लासेंटा के साथ ये बच्चा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही यहाँ पर पौधों के अंदर भी क्या होता है, जो ओव्यूल्स होती है वो ओव्यूल्स ओवरी की दीवार के ऊपर चिपकी होती है, जिसको बुलाया जाता है प्लासेंटा। एक और बात हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है प्लासेंटेशन। एक हो गया प्लासेंटा, एक होता है प्लासेंटेशन। मतलब क्या होता है कि जब ओव्यूल प्लासेंटा के साथ जुड़े हुए हो और ओव्यूल के नंबर अगर एक से ज्यादा हो, 10 हो, 12 हो, 5 हो, 6 हो, तो फिर अब वो ओव्यूल जो होगी वो दीवार पे क्या एक गुच्छे की शक्ल में जुड़ जाएंगे, नहीं। उनको जोड़ के रखना होता है, उनको एक तरतीब में लगाना होता है। उस तरतीब को बोला जाता है प्लासेंटेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारे ओव्यूल्स है ना, तो ये ओव्यूल की एक स्पेसिफिक क्या है, तरतीब है। तो ये तरतीब में लगे हुए, तो जब हम तरतीब की बात करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लासेंटेशन। ठीक है ना। अब कार्पेल्स की अंदरूनी तरतीब के अकसाम। कार्पेल है तो अब कुछ फूल के अंदर ओवरी जो होगी वो तो एक होगी, कुछ फूल के अंदर ओवरी एक से ज्यादा होगी। एक से ज्यादा होगी तो जुड़े हुई भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ये सारे बातें। तो जब फूल में एक से ज्यादा कार्पल्स मौजूद हो, उस कंडीशन में उनको अरेंजमेंट होती है, उनकी तरतीब होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बात के लिए, जैसे सिन कार्पस एक तरतीब है जिसको क्या बोला जा रहा है, सिन कार्पस। सिन कार्पस कब बोला जाता है, सिन कार्पस उस वक्त बोला जाता है जब कार्पल्स, यानी ये जितनी साख्तें हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई और फ्यूज्ड हो। यहाँ देखिए, यहाँ एक कार्पल है, यहाँ एक कार्पल है, मतलब ये एक तरह से गोल साख्ते यानी सुराही की तरह, तो आजू बाजू इस तरह से राउंड में वो जुड़े हुए। तो सरसों के यानी मस्टर्ड के और टमाटर के इन पौधों को अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर जो कार्पेल्स होती है,
वो कार्पेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए उनको बोला जाता है सिनकार्पस। क्या बोला जाता है? सिनकार्पस। दूसरी शक्ल होती है जिसको बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है कि जितने भी कार्पल्स होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी आजाद होती है। इस कंडीशन में उनको बोला जाता है एपोकार्पस। मिसाल के तौर पर अगर बात करते हैं कमल का फूल और गुलाब का फूल, अगर इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर कौन सी कंडीशन होती है? एपोकार्पस। इस एपोकार्पस के अंदर जितने भी ओवरी होती है वो सारी की सारी ओवरी एक दूसरे से क्या होती है? सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। तो कार्पल्स के अरेंजमेंट की बुनियाद पर उनको दो ग्रुप में तकसीम किया गया। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था प्लासेंटेशन। क्या कि जो ओव्यूल्स है उन ओव्यूल्स की तरतीब को क्या बोला जाता है? प्लासेंटेशन, यानी ओव्यूल्स की ओवरी में तरतीब। अब ओव्यूल्स की ओवरी में तरतीब जो होती है वो 5 किस्म में होती है, अलग अलग तरीके से। मान लीजिए कि ये जो है ये ओवरी की वॉल है, तो ओवरी की वॉल के ऊपर ये जो ओव्यूल है ये जुड़े हुए हैं, और इनको जोड़ने वाला ये जो कनेक्शन है ये कौन है? प्लासेंटा। तो अब जो कनेक्शन इनको जोड़ेगा तो ये तरतीब में जोड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक प्लासेंटेशन है, यानी तरतीब है जिसके अंदर क्या हो रहा है? सारे ओव्यूल्स को ओवरी की दीवार पे सही तरीके से क्या करके रखा गया है? जोड़ के रखा गया। अब अगर इस तरतीब में सारे ओव्यूल्स को प्लासेंटा की दीवार पर जोड़ा जाए, एक किनारे पर जोड़ा जाए, तब इसको बोला जाता है मार्जिनल। जैसा हमारे पास मार्जिन होती है ना, वैसा। तो मार्जिनल, तो एक किनारे के साथ ये क्या होते हैं? कतार में लगे। आमतौर पर अभी अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में मटर आई थी, तो मटर के पौधे के अंदर आपने देखा होगा तो सारे बीज एक के बाद एक लगे हुए होते हैं, है ना। जैसे ही आपने उस बीज को खोला तो पूरी लाइन से वो खड़े हुए रहते हैं, मार्जिनल। दूसरा अरेंजमेंट होता है एक्साइल। एक्साइल क्या होता है? एक्साइल ये बना हुआ एक्सिस। एक्सिस किसको बोलते हैं? दरमियानी महवर को। किसको कहते हैं? दरमियानी महवर को। जैसा अभी मैं चेयर पे बैठा हूं तो इस चेयर का एक नीचे सिर्फ एक ही डंडा है, तो ये महवर है उसका, और इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, मैं घूम रहा हूं। तो महवर जो होता है, दरमियानी महवर, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक्साइल, यानी सारी की सारी जो ओवरी है वो दरमियान में आके चिपक गई है। सॉरी, सारे के सारे ओव्यूल ओवरी में कहां पर है? दरमियान में है, दरमियानी एक्सिस पर है। उसको बोला जाता है एक्साइल। इसका मिसाल है चाइना रोज, और इसकी मिसाल है टमाटर, हिबिस्कस और टोमेटो। एक और अरेंजमेंट होती है जिसको बोला जाता है पेराइटल। पेराइटल का मतलब क्या होता है कि एक होती है बैरूनी, एक होता है अंदरूनी। तो जब भी हम अंदरूनी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पेराइटल। तो यहाँ याद रखना है, जब सारे के सारे ओव्यूल्स ओवरी की अंदरूनी दीवार पे अरेंजमेंट हो या चिपके हुए हो तो उसको अरेंजमेंट को बोला जाएगा पेराइटल। फिर एक होता है बेसल। क्या कि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है और वो ओव्यूल भी कहां पर रखा हुआ है? नीचे की तरफ, तब उसको बोला जाएगा बेसल प्लासेंटेशन। इसकी मिसाल है सूरजमुखी का फूल। देन उसके बाद होती है फ्री सेंट्रल। एक और अरेंजमेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है? फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्यों बोला जा रहा है? फ्री सेंट्रल में ये होता है कि एक तो ये मरकज में होती है, यानी सेंटर में होती है, दरमियान में होती है, लेकिन बगैर किसी दीवार के या दीवार के बगैर होती है। तो इस तरह से इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? फ्री सेंट्रल। अगर ये फ्री सेंट्रल को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एक्सियल से तो आपको समझ में आएगा कि एक्सियल कंडीशन में यहाँ पर बीच बीच में क्या होती है? दीवारें होती है। लेकिन ये दीवारें अगर ना हो तब इस कंडीशन में क्या बोला जाता है? इसको फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है, मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन, बेसल प्लांटेशन और प्लासेंटेशन, और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ठीक है। नाउ अब दो बातें जो बहुत अहम है, हालांकि ये कंसेप्ट हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको यहाँ अगर समझ लेंगे तो वहां आगे रिवीजन होगा, दोबारा याददानी होंगी और हमको ये कंसेप्ट याद हो जाएगा। क्या कि जब अफजाइश नस्ल हो जाती है, फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, डेवलपमेंट के सारे इवेंट हो जाते हैं, तो आखिरी में हमको क्या मिलेगा? आखिरी में हमको मिलेगा बीज। और वो जो बीज होते हैं, खास करके एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो वो जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। जैसे आम का बीज आम के फल के अंदर है, इसी तरह से पपैया के बीज पपई के अंदर है, यानी तो बाहर जो है वो फल है जिसको हम खा लेते हैं, और अंदर क्या होती है? बीजें होती हैं। तो अब उसी को समझना है कि फूलदार पौधों के अंदर दो साख्तें हमको दिखाई देती है।
और ये दो साख्तें कहाँ से डेवलप होती है, कहाँ से तैयार होती है? तो पहली बात याद रखना है कि जो भी ओव्यूल है, जब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब उसकी नमो हो जाएगी, तो वो आखिर में बदल जाएगा बीज। किसमें तब्दील हो जाएगा? वो बीज के अंदर। फिर बीज के अंदर पौधे की अगली नस्ल को उसने क्या कर लिया है? महफूज कर लिया। अब वो जो फल आप खाएंगे, फल को खाने के बाद उसमें के जितने बीज है वो मिट्टी में मिल गए, मिट्टी के अंदर अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, मुनासिब हालात मिल गए, तो वो एक नया पौधा बना देगा, है ना। इसी तरह से जो ओव्यूल थे वो कहाँ पर थे? ओवरी में थे। तो ओवरी का क्या होगा? ओवरी बदल जाएंगी फल में। ओवरी किसमें बदल जाएंगी? फल में। इसका मतलब ये है कि ये जो एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम के अंदर जो कार्पेल है, कार्पेल के अंदर जो पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर जो ओवरी है, ओव्यूल है, ये बहुत ही अहम साख्ते हैं। क्योंकि ओव्यूल से बनेगा बीज, ओवरी से बनेगा फल। इसका मतलब ये है कि अगर पपैया की बात करूं तो पपैया के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए पपैया के अंदर एक से ज्यादा बीज बनते हैं। तरबूज की बात करूं, तरबूज के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, इसलिए उसके अंदर एक से ज्यादा बीज बनते हैं। आम की बात करूं तो आम के अंदर एक ही ओव्यूल होगा और एक ही बीज बनाएगा। समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप हमारी बात समझ में आए कि फल और बीज ये दोनों में फर्क क्या है, कौन किससे बन रहा है, इसको समझने के लिए मैंने इस अंदाज में बोला है। ठीक है। नाउ फल बीजों की क्या करते हैं? फल बीजों की हिफाजत करते हैं और उनके फैलाव का काम करते हैं। यानी पौधों के अंदर जो बीज होते हैं वो बीज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं बीजों से आगे चल के क्या बनने वाला है? एक पूरा पौधा। तो अब उन बीजों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। तो उन बीजों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फल की। दूसरा, यही फल होते हैं जो उनके डिस्पर्शन के लिए, उनके फैलाव के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, कि बीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और पूरी दुनिया में फैला देना, ये काम में मदद करते हैं एनिमल्स। जैसा कि परिंदे, परिंदे क्या करेंगे? किसी भी फल को फोड़ेंगे, उसमें से वो बीज वगैरह सब खा लेंगे। लेकिन हमको पता है कि बीज उनके मैदे में हजम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? वो अपने पॉटी के साथ, अपने वेस्ट मटेरियल के साथ बीजों को क्या कर देते हैं? जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो अब पौधा, ये जो परिंदा है, ये उड़कर जा रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो अब होगा क्या? जिधर जिधर से वो जाएगा उस दौरान में जितने भी बीज उसके जिस्म में होंगे वो खारिज करता जाएगा। और जहां जहां खारिज करेगा, अगर उस बीज को वहां पर वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, मुनासिब माहौल मिल गया, तो वहां पर वो क्या बना देगा? पौधा बना देगा। इसीलिए आज हम हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए, हमारे माहौलियात के लिए परेशान है। क्यों? क्योंकि परिंदों के नंबर कम है, परिंदे एक जगह से दूसरी जगह आज़ाद उड़ नहीं सकते। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पौधों की किल्लत है, उनके नंबर कम हो चुके हैं ना। अब पौधे की अगर बात करते हैं तो हमने कहा कि जो फूल है वो फूल पौधे की बका का शाहकार है। पौधे की बका का शाहकार का मतलब क्या होता है? कि पौधे जो जमीन पर है, अगर पौधे ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये सॉरी फूल अगर नहीं होते तो जमीन पर पौधों की बका नहीं होती थी, या पौधे आज जमीन पर हमको दिखाई नहीं देते थे। ठीक है, ये बुनियादी चीज है। अब एक और बहुत अहम चीज है, वो क्या है? वो है फूलदार पौधों की साख्त। तो अभी हमने जो बात की है फूलदार पौधों की साख्त की बात की, अब उससे आगे बढ़कर एक और कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है, वो है इन फूलों की अरेंजमेंट की बात। अरे स्क्रीन कहाँ चली गई? ठीक है। नाउ अब फूलों के अंदर एक और अहम चीज जो होती है वो होती है उनके अंदर तरतीब। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। क्या बोला जाता है इसको? इनफ्लोरेसेंस। तो फूलदार पौधों की साख तौलीद का जदीद खाका। अब फूल के अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, या फूल बनता कैसे है, फूल का डेवलपमेंट होता कैसे है,
फूल के अरेंजमेंट कैसी होती है, तो पहले हमने फूल की साख्त की बात की है, जिसमें हमने कहा कि फूल के अंदर कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं। अब हम उसके अंदर उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात याद रखना है कि जो फूल है वो क्या है। फूल जो है ये दरअसल एक तब्दील शुदा शाख है, यानी फूल जो है ये किससे बना हुआ है, फूल ये स्टेम से बना हुआ है, यानी तने से बना हुआ पार्ट है। तो कल भी हमने बोला था कि जो तना होता है, तना के ऊपर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, उन नोड से क्या बन रही होती है, ब्रांच, या फिर उन नोड से क्या बन रहे होते हैं, पत्ते। तो अब जो नोड होती है, उस नोड से जो तना निकलेगा, उस तने के अंदर अगर तब्दीली आ जाती है, तो वो तब्दीली की वजह से अब उसके अंदर बनेगा फूल। तो इसका मतलब फूल जो है दरअसल ये एक तब्दील शुदा शाख है, तब्दील शुदा तना है। तो याद रखना है नबाताती शाख का, नबाताती शाख का जो बालाई हिस्सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम। कल याद आ रहा है क्या, जब हमने कल बात की थी तो हमने कहा था कि जो शूट सिस्टम है वो ऊपर जाता है, जो रूट सिस्टम है नीचे जाता है। तो हमने एक बात पढ़े थे कि शूट में और रूट में एक एरिया होता है जिसको बोला जाता है इलोंगेशन जोन, और एक होता है मैचुरेशन जोन, एक होता है इलोंगेशन जोन, और एक होता है मैरिस्टेमेटिक जोन। मैरिस्टेमेटिक जोन में कौन से खलिए होते हैं, ऐसे खलिए होते हैं जो बार बार डिवाइड हो रहे होते हैं, बार बार तकसीम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेंथ क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो अब वैसे ही वो जो मेरिस्टेम है, यानी वो जो खलिए हैं, उन खलियों को बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि वो सीधा सीधा जा रहा होता है। ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है किसके, तने के अंदर, तो ये तने के अंदर जो अपाइकल मेरिस्टेम है ये बदल जाते हैं, और बदल कर अब इनका नाम होता है फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी ये फूलदार हिस्से में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, फूलदार हिस्से में, यानी ऐसा हिस्सा जो आगे चल के क्या बनाने वाला है, आगे चल के फूल बनाने वाला है। अब सवाल ये आता है कि अपाइकल से फ्लोरल मेरिस्टेम कैसे बन जाते हैं। तो अपाइकल से फ्लोरल मेरिस्टेम ये बनते हैं कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन की बुनियाद पे, कुछ जीन के एक्सप्रेशन की बुनियाद पे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेम किसमें बदल गया, फ्लोरल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम किसमें बदल गया, फ्लोरल मेरिस्टेम। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं समझने के लिए बोलूं कि हमारे मस्जिद में होते हैं मौजन साहब और इमाम साहब। अब मौजन साहब ये देखते हैं कि इमाम साहब नहीं आए, तो उनको क्या करना पड़ता है, जल्दी से अपने आप को मॉडिफाई कर देना पड़ता, अपने आप को बदल देना पड़ता, और जल्दी से इमाम बन जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो एक होता है अपाइकल मेरिस्टेम, एक होता है फ्लोरल मेरिस्टेम। तो अपाइकल मेरिस्टेम बदल के क्या बन गया, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो अब जब अगर वो अपाइकल मेरिस्टेम रहेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा शूट, वो क्या बनाएगा, तना। लेकिन अब वही अपाइकल मेरिस्टेम जब फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल गया, तो अब वो बनाएगा फूल। बात समझ रहे हैं, इसलिए उसका नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फूल जो है ये एक तने की बदली हुई शक्ल है। अब डायग्राम आप गौर से देखो, अब बात आपको डायग्राम समझ में आएंगे। डायग्राम में देखो, ये डायग्राम के अंदर क्या बन रहा है, तना, क्या बन रहा है, तना। अब ये है अपाइकल मेरिस्टेम, यानी इस तने की और हाइट ऊपर ऊपर क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। लेकिन अब क्या डिसाइड हुआ, डिसाइड ये होता है कि नहीं, अब ये तने की जो ऊपर की साख्त है ये और लंबी नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, वहां पर फूल। तो खुद ब खुद वो जो साख्त है वो क्या हो गई, बदल गई। वहां पर हार्मोनल चेंज है, हार्मोनल चेंज आने की वजह से अब वहां पर तना के बजाय फूल बनना शुरू हो जाएंगे। अब पौधे के जो नोड्स होते हैं उन पर पत्तों की जगह फूल ले लेते हैं। अब वहां पर पत्ते बनने की जगह क्या बन जाने वाले हैं, फूल बनने वाले। फिर जो इंटर नोड्स है, इंटर नोड्स क्या था आपको याद आ रहा है, तो हमने बोला था कि एक नोड और दूसरा नोड उसके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो ये इंटर नोड्स उकड़ कर क्या होने शुरू होते हैं, घने हो जाते हैं। इंटर नोड्स उकड़ के क्या हो जाते हैं, घने होना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा उसके अंदर नंबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर एक और चीज होती है, वो जो शाख होती है जहां पर ये फूल बना होता है, उस पर फूलों की तरतीब बनती है, यानी घने होने लग जाते हैं। तो बहुत सारे जब फूल लग जाते हैं तब उस कंडीशन में उसको बुलाया जाता है इनफ्लोरेसेंस। क्या बोला जाता है इसको, इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है, जो तौलीद के लिए बहुत ही मखसूस साख है, यानी तौलीद के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है जब बहुत सारे फूल एक जगह दिखाई देने लगते हैं, तब उस कंडीशन में उसको बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस, यानी फूलों की तरतीब, या एक जगह फूल आके अरेंज हो गए। अब फूलों की जो तरतीब होती है, यानी फूल के बनने का जो अमल होता है, उसको दो तरीकों में तकसीम किया गया है। एक को बोला जाता है रेसिमोस और दूसरे को बोला जाता है साइमोस। एक तरतीब होती है उसको बोलते हैं
रेसिमोस और दूसरी तरतीब को बोलते हैं साइमोस। नाउ साइमोस इनफ्लोरेसेंस के क्या अंदर क्या देखने को मिलता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर इस तरह से एरो बताए वाले हैं, है ना, तीर के निशाने यहाँ पर इस तरह से ऊपर जाते हुए, यहाँ पर इसको नीचे पाते हुए। तो ये बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं, तो पहली बात समझ लीजिए कि जो मरकजी महवर है, यानी ये वाला, ये जो मरकजी महवर है उसकी महदूद नशोनुमा होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो मरकजी महवर है ये इसकी अब हाइट ऊपर बढ़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाली है? उसका रीजन ये है कि इसके सिरे के ऊपर फूल गिर गया। इसके सिरे के ऊपर कौन आ गया? फूल आ गया। अब फूल आने की वजह से उसकी और हाइट लंबी होने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो मरकजी महवर है, वो जो डंडी है, वो जो शाख है, वो जो ब्रांच है, वो जो टहनी है, वो टहनी के ऊपर फूल की ग्रोथ की वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई। अब वो उसकी हाइट और बढ़ने वाली नहीं है ना। दूसरी बात, नए फूल बुनियाद पर, नए फूल कहाँ पर बनी है? बुनियाद पर। और पुराने फूल जो होते हैं चोटी पर बनते हैं। क्या मतलब हो गया कि जो भी नया फूल आएगा वो नीचे से आएगा, जो भी नया फूल आएगा वो नीचे से आएगा, और जो पुराना फूल है वो कहाँ पर रहेगा? बुनियाद पर, चोटी पर, यानी सबसे ऊपर। तो बुनियाद, दो बातें याद रखना है कि इन पौधों के अंदर, जिनको हम साइमोस बोल रहे हैं, क्या हो रहा है कि जो भी नया पौधा आ रहा है वो नया पौधा आ रहा है नीचे, और जो बड़ा, जो पुराना पौधा है वो ऊपर। जैसा अभी इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच के अंदर ये है नए पौधे जो नीचे आ रहे हैं, और ये है पुराना पौधा जो ऊपर है। इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आजू बाजू से नए पौधे आए, और जो पीक था, जो उसका चूंटी था, उस पर कौन सा पौधा है, सॉरी कौन सा फूल है? पुराना फूल है। इसका मतलब है अब इसकी और ग्रोथ ऊपर होने वाली नहीं है, इसकी हाइट क्या रहेगी? कम। तो फूल खिलने के, अब होता है ना, फूल खिलने की जो तरतीब इनके अंदर होती है वो होती है बेसिपिटाल, ऊपर से नीचे, बेसिपिटाल। क्या बोलते हैं इसको? फूल खिलने की जो तरतीब होती है उसको क्या बोला जाता है? बेसिपिटाल। बेसिपिटाल का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे, यानी सबसे ऊपर वाला फूल पहले खिलेगा और फिर उसके बाद नीचे वाले फूल क्या होंगे? खिलेंगे। ग्रोथ कैसी होगी? ग्रोथ ये होगी कि हमेशा नीचे नए फूल बनेंगे, नीचे नए फूल बनेंगे, और ऊपर वाला फूल जो रहेगा पुराना। लेकिन जब खिलने की बात आएगी, खिलने की बात आएगी, तो खिलने के प्रोसेस में क्या रहेगा? पहले ऊपर वाला फूल खिलेगा, फिर नीचे वाले फूल खिलेंगे। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है बेसिपिटाल। क्या बोला जाता है? बेसिपिटाल, यानी बेसल और पेटल, पेटल बेसल, बेसल पेटल, इसको याद रखना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। अब रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? जो मरकजी महवर होता है उसकी जो नशोनुमा होती है वो लामहदूद होती है। क्यों नशोनुमा लामहदूद होंगी? क्योंकि इसके ऊपर आपने स्टॉपर नहीं लगाया ना, इसके ऊपर स्टॉपर नहीं लगाया। जैसा साइमोस में क्या हो गया था कि पुराना फूल पहले ही ऊपर आ गया, ग्रो हो गया था, और अब वो पुराने फूल ने क्या कर दिया? जो उसकी ग्रोथ है उसको क्या कर दिया? रोक दिया। लेकिन रेसिमोस में ऐसा नहीं है। रेसिमोस के अंदर उसकी ग्रोथ बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि रेसिमोस के अंदर होता यह है कि जितने भी नए फूल होते हैं वो नए फूल चूटी पर, यानी ऊपर की तरफ खिलते जाते हैं, और पुराने फूल जो होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं। दिख रहा है यहाँ पर? तो नए फूल ऊपर बनते जा रहे हैं और पुराने फूल नीचे की तरफ रहते जा रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट में जब फूल के खिलने की बात आती है तो फूल के खिलने की तरतीब की बुनियाद पर इनको बोला जाता है एक्रोपिटाल। क्या बोला जाता है? एक्रोपिटाल। जिसमें फूल का जो खिलना होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। किधर से किधर होता है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से बुनियादी तौर पर याद रखना है कि फूलों के अंदर दो तरतीब होती है और फूलों के खिलने के अंदर भी तरतीब होती है। तो फूलों के अंदर जो दो तरतीब है, एक है साइमोस और एक है रेसिमोस। और खिलने की बुनियाद पर तरतीब की बात करते हैं तो एक है बेसिपिटाल और एक है एक्रोपिटाल ना। अब जैसा मैंने पहले बोला कि फूल जो है वो क्या है? तो एंजियोस्पर्म का तौलीदी मरकज है। फूल जो ये एंजियोस्पर्म का तौलीदी मरकज है। अब दूसरी बात, फूल एंजियोस्पर्म के अंदर फूलदार पौधों की बुनियादी तौलीदी इकाई है। इसका वाहिद मकसद क्या होता है? जिनसी तौलीद होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि जिन पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर 100% कौन रहेगा? उनके अंदर 100% रहेगा फूल। ठीक है,
अब पहले लेक्चर में मैंने ये बात बताया कि फूलों की जो आम साख्त होती है उसमें कौन कौन होते हैं, तो मैंने बताया कि उनके अंदर होता है कैलिक्स, होता है करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से ये दो वाले पार्ट है, एक ये पूरा का पूरा हो गया फूल का पार्ट, लेकिन फूल जहां पर खिलता है, जिन ब्रांचेस पे वो खुलता है, उन ब्रांचेस पे दो पार्ट होते हैं, एक को बोला जाता है पेडिसेल और दूसरे को बोला जाता है थैलेमस। एक क्या होता है, पेडिसेल, और दूसरा होता है थैलेमस। यानी इस पेडिसेल और थैलेमस के ऊपर फूल के बाकी के सारे पार्ट क्या होंगी, उनकी ग्रोथ होंगी, उनकी नशोनुमा होंगी ना। अब तौलीद व मुकाबला माविन हिस्से, पैरिंथ, तौलीद के मुकाबले में हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, माविन हिस्से ना। अब यहाँ पर माविन हिस्से कौन है, जिनको यहाँ पर बोला जा रहा है असेसरी होल, जिनको हमने अब ऑलरेडी ये बात किया हुआ है। तो तौलीदी दो मुस्तकीन में शिरकत नहीं करते, या तौलीद के जो अमल होते हैं उसमें ये शिरकत नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, वहां पर हिफाजत का काम करते हैं, और दूसरा अट्रैक्शन का, जैसे कैलिक्स है और करोला है। और दो जो हिस्से हैं वो तौलीदी हिस्से हैं, यानी रिप्रोडक्टिव है, जिनसी तौलीद के अबद के लिए जरूरी है, यानी जिनसी तौलीद होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन है, एक है एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बात बताया। दूसरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पेरिन, ये बात भी मैंने वहां पर बताया था, क्या कि जब कैलिक्स और करोला, जब सेपल और पेटल, इनमें कोई फर्क वाजे ना हो, यानी दोनों भी आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, दोनों भी एक जैसी दिख रही है, एक ही साख दिख रही है, और वो एक ही साख्त बन जाए, तो उस शक्ल में उसको बोला जाता है पेरिन। और पेरिन की मिसाल है प्याज, ओनियन। कौन है, प्याज, ओनियन। तो बुनियादी तौर पर जब हम ओनियन को, प्याज को खाते हैं, तो प्याज ये कौन है, फूल है या फल है। ठीक है, तो इसका जवाब मेरे को याद से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या मेरे को ये आंसर कमेंट में जरूर लिख कर दीजिए ना। फूलों की जिनसी दर्जाबंदी की बात करते हैं, तो जिनसी दर्जाबंदी की अगर बात करते हैं, तो अब यहाँ पर याद रखना है कि फूल दो जिनसी अगर हो तो उनको बोला जाता है बायसेक्सुअल। क्या बोला जाता है, दो जिनसी अगर हो तो बायसेक्सुअल। यहाँ पर क्या होगा कि उनके पास एंड्रोशियम भी होगा और उनके पास गाइनोशियम, ये दोनों भी साख्ते होंगे। और अगर यक जिनसी हो तो यक जिनसी में सिर्फ एक तौलीदी उज़्व मौजूद होता है। तो अब उनके अंदर दोनों तौलीदी उज़्व अगर हो तो हम उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल, और अगर सिर्फ एक जिनसी उज़्व हो तो हम उनको बोलते हैं एक ही जिनसी उज़्व हो तो हम उनको बोलते हैं यक जिनसी। फिर अब जो फूल होती हैं, उन फूल की कुछ अरेंजमेंट होती है, क्या होती है, कुछ अरेंजमेंट होती है, क्या, उसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। तो फूल की बुनियाद पर पत्ते जैसी छोटी साख्त होती है, फूल की जो बुनियाद है, फूल की जो बुनियाद है मतलब फूल का जो बेस है, जहां से फूल की ग्रोथ हुई, जहां से फूल निकला है, उस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ पत्तों जैसी छोटी छोटी साख देखने को मिलती है। अब अगर ये साख्त हो तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट। कौन से फूल कहते हैं, ब्रैकेट, जिसमें ब्रैकेट मौजूद हो। और दूसरा होता है ई ब्रैकेट। ई ब्रैकेट का मतलब होता है जिसमें फूल, जिसमें ब्रैकेट गैर मौजूद हो। तो जैसा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी ब्रांच है, तो यहाँ पर कोई भी आपको पत्ते की तरह कोई साख्त यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही है तो आपने उसको बोल दिया ई ब्रैकेट। लेकिन अगर वहां पर पत्ते की तरह कोई साख्त दिखाई देती है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि ब्रैकेट फूल की बुनियाद पर लीफ जैसी साख्त होती है, पत्ते जैसी साख्त होती है, अगर वो है तो ब्रैकेट, अगर नहीं है तो ई ब्रैकेट। फिर फ्लोरल सिमेट्री, फूलों की जो साख्त होती है उनके अंदर हमको कुछ तवाजुन देखने को मिलता है। जैसा हम जानदारों के अंदर भी तवाजुन की बात करते हैं कि अगर फूल के अंदर से एक लाइन, एक की किसी जानदार के अंदर से अगर एक लाइन अगर हम खींचते हैं तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल। लेकिन अगर वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करती तो हमने कहा था असिमेट्रिकल, गैर तशाकुल, तशाकुल, ये बात हमने कहे थे। तो वैसे ही जिस तरह से हमने एनिमल किंगडम के अंदर ये बात पढ़े थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी आज हमको वही बात को पढ़ना है। क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई फूल है और उस फूल का अंदर से आपने एक लाइन गुजारा, लेकिन उस लाइन के गुजारने के बाद भी वहां पर दो बराबर हिस्से नहीं बनते, तब हम उसको कहते हैं गैर मुतवाजन या गैर मुतशाकिल या असिमेट्रिकल।
इसका मतलब ये है कि फूल के इन दोनों हिस्सों के अंदर कोई तवाज़ुन नहीं है, कोई मुनासिबत नहीं है, दो बराबर हिस्से नहीं बने। तो जब भी दो बराबर हिस्से नहीं बनते हैं तब उस शक्ल को बोला जाता है असिमेट्रिकल। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं असिमेट्रिकल। फिर एक शक्ल ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक मखसूस ज़ाविये से, सिर्फ एक मखसूस लाइन से, सिर्फ एक ही लाइन से फूल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ऐसा किस केस में होगा? ऐसा होगा मटर के केस में, ऐसा होगा गुलमोहर की केस में। और यही बात अगर आपको याद आ रही होंगी तो हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में जब हमने पढ़ा एक्सिलरी, याद आ रहा है ना? सॉरी, हमने कहा एक्सिलरी एस्टिवेशन, तो एक्सिलरी एस्टिवेशन में याद आ रहा है? तो हमने कहा था कि उनके पास एक बड़ा सा, है ना, बड़ा सा क्या रहेगा? पेटल रहेगा, फिर आजू बाजू दो रहेंगे, फिर नीचे दो स्मॉल रहेंगे। अब अगर उसके अंदर कट लगाते हैं आप, लाइन करते हैं, तो इसका मतलब है जो बड़ा वाला पेटल है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, दो बाजू बाजू छोटे वो इधर होंगे, और जो नीचे दो छोटे हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। तो फूल दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वो जो फूल है उसके अंदर हमको तवाजुन दिख रहा है। इस तरह का जो फूल रहता है हम उसको कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक। फिर एक अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, या हम उसको कहते हैं रेडियल, या हम उसको कहते हैं शुआई। इसका मतलब क्या है कि कुछ फूल ऐसे होंगे जिनके अंदर आप कोई भी लाइन खींच लो, किसी भी डायरेक्शन में वो लाइन को खींच लो, वो फूल को 100% दो बराबर हिस्सों में क्या करने वाला है? तकसीम करने वाला है। तो किसी भी जाविये से, मरकज से गुजरने वाली लकीर फूल को दो बराबर हिस्सों में क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। अब इस तरह के फूल की एग्जाम्पल है मस्टर्ड यानी सरसों, और दूसरी एग्जाम्पल है धतूरा। कौन सी मिसाल है इसकी? सरसों और धतूरा। तो ये दो बुनियादी तीन बुनियादी साख्ते याद रखना है फूलों के अंदर। अगर दो बराबर हिस्से नहीं बन रहे हैं तो असिमेट्रिक और गैर मुतवाजन, दो बराबर बन रहे हैं तो ज़ाइगोमॉर्फिक, और अगर हर हिस्सा बराबर बराबर तकसीम हो रहा है, चाहे कोई भी लाइन बना दो, तो उसको बोला जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। नाउ अब फूलों के अज्जा की अददी तरतीब। फूलों के अंदर जो अज्जा है, अज्जा का मतलब कौन कौन है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सेपल, कार्पल, है ना, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये सब। तो हर दायरे यानी वल में मौजूद हिस्सों की तादाद के लिहाज से फूलों की फिर क्या की गई है? दर्जाबंदी। जैसे कि यहाँ पर है पेंटामेरस। क्या बोला गया है? पेंटामेरस। तो यहाँ पर फूलों के जो अज्जा है 5 या उसके ज़रब में होते हैं। फूलों के जितने अज्जा है वो क्या होंगे? 5 या उसके ज़रब में होंगे, उसके मल्टीपल होंगे। तो इस तरह से उसको बोलेंगे पेंटामेरस। दूसरा होता है टेट्रामेरस। यहाँ जितने भी अज्जा हैं, यानी जितने भी वोल है, चाहे वो सेपल हो, कार्पल हो, वो अज्जा कितनी होंगी? 4 या उसकी ज़रब में, यानी उसके बढ़ाव में। इसी तरह से ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब क्या होता है? 3। यानी यहाँ पर जो भी वॉल है वो कितने होंगे? अज्जा 3 होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, वैसे 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर कौन है? सेपल और पेडल। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अगर एंड्रोशियम, गायनोशियम की बात करें तो उनकी तरतीब में भी हमको सेम चीज दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 का होने का मतलब क्या होता है? टेट्रा। 1 2 3, 3 होने का मतलब क्या होता है? ट्राई। तो इस तरह से फूलों की अज्जा की तरतीब यानी उसके अराउंड में जो दायरे हैं, दायरे का मतलब क्या है? करोला और कैलिक्स। कैलिक्स और करोला का मतलब क्या है? सेपल और पेटल। इनके नंबर की बुनियाद पर फिर ओवरी का बालाई मुकाम। अब एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पर एक फूल होता है उसको बोला जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। ये किस बुनियाद पर है? ये है कि आपके पास जो ओवरी है उस ओवरी का सेपल, कार्पल और एंड्रोशियम, इनके साथ किस तरह का अरेंजमेंट है। दोबारा बात सुनिए कि आपके पास फूल जो है उस फूल के अंदर क्या है? सेपल है, कार्पेल है। वो उसके सेपल है और कार्पेल है, पेटल है। जो अब इनकी जो अरेंजमेंट है, सेपल, कार्पल, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इनकी जो अरेंजमेंट है, इन अरेंजमेंट में ओवरी जो है ये किधर रखी हुई है? ओवरी नीचे है, ऊपर है? क्या ये बाकी की साख्तें ओवरी के आजू बाजू से निकल रही है, या ये साख्तें ओवरी के ऊपर है? इस तरह से बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास जो
4 दायरे हैं फूल के अंदर, उन 4 दायरों में से ओवरी, ये जो बीच का दायरा है ये कहाँ पर रखा हुआ है? सारे के सारे दायरे इसके नीचे हैं, ये सारे के सारे दायरे इसके ऊपर है। तो इस तरह से ये बोला जा रहा है कि ओवरी का बालाई मुकाम। तो एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या होता है कि जो गायनोशियम होती है, यानी जो मादा तौलीदी होती है, तो सबसे ऊंचे मुकाम पर वाक़ होती है, जबकि बाकी तमाम हिस्से जो होंगे वो उसके नीचे से निकलते हैं। तो होगा क्या कि ये जो ओवरी है या ये जो गायनोशियम वाला पार्ट है ये सबसे ऊपर है, अब बाकी की सारी चीजें उसके नीचे वाले हिस्से से निकल रही है। बात समझ में? सेपल नीचे से निकल रही है, पेटल नीचे से निकल रही है, पेडिकल है, थैलामस है, ये सब नीचे है और ओवरी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर की कंडीशन में, जो ओवरी होती है, ओवरी की हैसियत होती है आला, सुपेरियर। इसकी मिसाल कौन है? तो इसकी एक मिसाल है मस्टर्ड यानी सरसों। दूसरी मिसाल क्या है? हिबिस्कस यानी गड़हल। तीसरी मिसाल क्या है इसकी? ब्रिंजल यानी बैगन। तो बुनियादी तौर पर याद रखना कि इसके अंदर हमको कुछ साख्तें देखने को मिलती है, और वो जो साख्तें होती है वो साख्तों को हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट अलग अलग तरह की अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसमें गाइनोशियम जो है, जो मादा तौलीदी साख्त है, वो मादा तौलीदी साख्त कहाँ पर है? ऊपर है, और बाकी की सारी नीचे, बाकी की सारी साख्तें उसके नीचे से निकल रही है। तो हाइपो जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, लोअर, कम। ना दूसरा होता है पेरीगाइनस। कौन सा होता है? पेरीगाइनस। अब पेरीगाइनस की अगर बात करते हैं तो ये जो साख्त होती है थैलामस, थैलामस एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये ना, ये है थैलामस, ठीक है। थैलामस एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो क्या होता है, गाइनोशियम का जो मरकज में, तो दीगर हिस्से जो होते हैं उसके किनारे से निकलते, यानी ये जो थैलामस है, थैलामस ने अब मरकजी हैसियत इख्तियार कर लिया, और अब इस थैलामस से निकलने वाला है सेपल, उससे निकलने वाला पेटल, उससे निकलने वाला एंथर, और ओवरी है ऊपर। तब इसको कहा जाता है पेरीगाइनस। अब इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि जो ओवरी होती है उसकी जो हैसियत होती है वो निफ्स जेरी होती है, हाफ इंफीरियर मानी जाती है, यानी थोड़ा सा वो नीचे की तरफ होती है। जिस तरह से पहली कंडीशन में थी वो बहुत ऊपर की तरफ थी, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो नीचे की तरफ आती है। इसमें गड़बड़ ये हो गई कि इसकी जो डायग्राम है, दोनों डायग्राम सेम आ गई, हाइपो की और पेरी की। तो इसलिए इसको समझना थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है कि ये जो हिस्सा होता है, मान लीजिए कि ये इस तरह से ओवरी है, तो होगा क्या कि ये जितनी भी साख्तें हैं, ये साख्तें जो है, ये जो थैलामस, ये इस तरह से थैलामस आ जाएगा, ठीक है। और थैलामस से यहाँ से सेपल बनेगा, सेपल बनेगा, फिर पेटल बनेगा, और फिर यहाँ से एंथर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी के आधे हिस्से से ये सब आ रहे हैं, तब इसको बोला जाएगा हाफ इंफेरियर, की ओवरी जो है वो आधी कहाँ है? नीचे की तरफ है। इसकी मिसाल क्या है? तो इसकी मिसाल है गुलाब, इसकी मिसाल है पीच, आड़ू, और इसकी मिसाल है एप्पल, ठीक है। तो अगर आप अगर इतनी कोशिश कर ले कि इंटरनेट पर जाके पेरीगाइनस का एग्जैक्ट क्या स्ट्रक्चर होता है वो देख ले, तो ये जो मैंने बाजू में आपको साख्त बताया, ये साख्त आपको हूबहू ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। नाउ अगेन गड़बड़ यहाँ पर डायग्राम को लेकर हो गई कि एपिगाइनस, तीसरा कौन होता है? एपिगाइनस। अब एपिगाइनस साख्त में क्या होता है कि जो थैलामस होता है, थैलामस मुकम्मल तौर पर ओवरी को घेर लेता है और इसके साथ जुड़ जाता है। यानी मान लो कि ये ओवरी है, तो थैलामस है ना, इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से बनेगा सेपल, यहां से बनेगा पेटल, यहां से बनेगा एंथर, यहां से बनेगा सेपल, यहां से बनेगा पेटल, और यहां से बनेगा एंथर। तो इस तरह से क्या हो गया, ओवरी जो है उस थैलामस के अंदर पूरी तरह से घिर गई है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ओवरी की हैसियत क्या रह गई? ओवरी की हैसियत हो गई जेरी, यानी इंफेरियर, अंदर की तरफ, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर इन तीनों डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक है हाइपोगैनस फ्लावर, जिसमें जो ओवरी है वो ऊपर ऊपर की तरफ है, सुपेरियर है, बाकी के पार्ट उसके नीचे से निकल रहा है। दूसरी कंडीशन में पेरीगाइनस, जहां पर ओवरी जो है वो
हाफ इन्फेरियर है। क्यों? क्योंकि थैलेमस जो है वो आधी ओवरी तक ऊपर आया हुआ है और उसके बाद वहां से सेपल पेटल वगैरह ग्रो हो रही है। तो इसमें ओवरी को हम कह रहे हैं ओवरी की हैसियत हाफ इन्फेरियर की है। तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? एपिगाइनस। एपिगाइनस में ये हो रहा है कि थैलेमस पूरा निकल कर ओवरी के किनारे तक आ गया। ओवरी पूरा निकल कर कहाँ पर आ गया? जो ओवरी है उसके ऊपर आ गया। नतीजे में ये हो गया कि अब वो जो ओवरी है वो पूरी तरह से कहाँ चली गई? नीचे की तरफ चली गई है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ओवरी जो है वो इंफेरियर है, नीचे की तरफ है। नाउ अब जितने भी खुसूसियात की हमने बात की है उन खुसूसियात के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है नबाताती फॉर्मूला। और यही नबाताती फॉर्मूला को हम आगे भी पढ़ने वाले अलग अलग खानदान के अंदर, अलग अलग फूल फ्लावर के अंदर। ये जो फॉर्मूला ये बहुत अहम है। ये आपके महाराष्ट्र सीटी के लिए भी बहुत अहम है और ये आपके नीट इम्तिहान के लिए भी बहुत अहम है। क्या कि आमतौर पे अब जब आपको किसी को फूल बताना है तो फूल का स्ट्रक्चर बताना है, तो फूल का स्ट्रक्चर आप उसको कैसा बताएंगे? या फूल का किसी ने बोला कि भाई उसको लिख कर बताओ, तो आप उसको लिखेंगे कैसा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास हमारे रियाजी में और आपके अलजबरा में, ज्योमेट्री में, फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वैसा यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर इसके लिए फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या है? 2 मिनट में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या होता है? इस फॉर्मूले को बोलते हैं KCAG। क्या बोला जाता है? KCAG। आप ऐसे याद रखिए, केज। ठीक है, केज याद रखिए। केज का मतलब क्या होता है? नॉर्मली केज जो लिखा जाता है वो CAGE होता है, जेल। केज मतलब जेल। तो यहाँ पर आप केज याद रखिए, लेकिन केज को इस तरह से याद रखिए कि उसमें के है, सी है, ए है और जी है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये जो के है, ये के का मतलब क्या होता है? कैलिक्स। सी का मतलब क्या होता है? करोला। ए का मतलब क्या है? एंड्रोशियम यानी नर तौलीदी हिस्सा। जी का मतलब क्या है? गाइनोशियम यानी मादा तौलीदी हिस्सा। अब इनके अंदर क्या होता है कि कौन से हिस्से कितने हैं, तो उसके नंबर लिखे हुए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो ये कौन है? पेंटामेरस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होते हैं? ये जुड़े हुए हिस्से यानी फ्यूज हिस्से है। इसी तरह से जाइगोमॉर्फिक और सिमेट्री, यानी अगर आप परसेंट सिमिलैरिटी आएगा, तो इस तरह से ब्रैकेट वगैरह वगैरह ये जितने भी है, इनसे हमको क्या पता चलता है? फॉर्मूला। अब ये एग्जैक्टली यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, बस सिर्फ समझाना है कि आप जब स्टडी करेंगे तो आपने याद रखना है कि जो भी फ्लावर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, जो भी फूल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के अंदर क्या लिया जाता है? KCAG। फिर उसके अंदर और भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे परसेंटेज यहाँ पर है। नंबर का तो इश्यू नहीं है, अलबत्ता ये परसेंटेज है, इस तरह से डॉट है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल रहेंगे। उनके क्या मीनिंग रहेंगे हम उसको आगे देखने वाले। तो याद रखना है कि किसी भी फूल का एक क्या होता है? फ्लोरल फॉर्मूला होता है ना। अब फूल की साख्त, उसकी दर्जाबंदी की अगर बात करते हैं, तो उसको सिंपल अल्फाज में अगर हमने कहा, तो फूल की मॉर्फोलॉजी की अगर बात करते हैं तो हमको उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इनफ्लोरेसेंस। या तो वो रेसिमोस होगा या साइमोस होगा। सिमेट्री की बात करते हैं तो असिमेट्रिकल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ओवरी की पोजीशन की बात करते हैं तो हाइपोगैनस होगा, पेरीगैनस होगा, एपीगैनस होगा। और अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर चार चार दायरे होते हैं। उनमें से एक होता है गाइनोशियम, एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है करोला और एक होता है कैलिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है बुनियादी तौर पे ना। अब एक और इम्पोर्टेंट साउथ, वो क्या है? फल। तो हमने बात की है फूल की, अब हम बात करने वाले हैं फल की। क्योंकि हमने कहा कि जो फल बनता है वो फल कैसे बनता है? जब फूल के अंदर फर्टिलाइजेशन का इवेंट मुकम्मल हो जाता है, तो उससे आगे वो क्या बनेगा? फल। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2-3 बातें बताया। जैसे मैंने बताया कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल किस में बदलेगा? ओव्यूल बदलेगा बीज में, और ओवरी बदलेंगी फल में। ठीक है ना। फल एंजियोस्पर्म, फल जो होता है, फल जो है ये एंजियोस्पर्म की एक खासियत है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद तखमदान यानी ओवरी में बनता है।
ये जो फल होता है ये क्या करता है, ये बीजों की हिफाजत करता है और उनके फैलाव में, डिस्पर्शन में क्या करता है, मदद करता है। तो आमतौर पे होगा क्या कि ये है फूल की शाख जिसको हम कहते हैं ओवरी, और इस ओवरी के अंदर कौन मौजूद है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, फल। ठीक है, तो ये है फल और ये है बीज, और ये बीज से आगे जाके क्या बनने वाले, फिर से नए पौधे। अब एक सवाल ये आता है कि कुछ फल तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होता, जैसा कि केला। केला ऐसा फल है जिसके अंदर बीज नहीं होता, तो ऐसे फलों को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोला जाता है, पार्थिनोकार्पिक फल। वो फल जो फर्टिलाइजेशन के बगैर बनते हैं, ऐसे फल जो फर्टिलाइजेशन के बगैर बनते हैं, यानी जो बीज के बगैर होंगे, यानी जिनके अंदर बीज नहीं आएगा, उनको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फूल फल। तो याद रखना है कि जो केला होता है उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फल। अब फल की साख्त की अगर बात करते हैं तो फल की जो साख्त होती है उसमें जो दीवार होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं उसको, पेरिकार्प। तो फल की दीवार को पेरिकार्प कहा जाता है, जो कि खुश्क और गूदेदार होती है। कैसी होती है, खुश्क और गूदेदार होती है, और ये बीजों को क्या करके रखती है, घेर के रखती है। तो आमतौर पर अगर फल की बात करेंगे, फल को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसकी जो सबसे बाहर की जो दीवार है उसको बोला जाता है एपिकार्प। क्या बोला जाता है, एपिकार्प। बीच की जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है मीजोकार्प, और ये जो मीजोकार्प होता है ये गूदेदार हिस्सा होता है, और बाद में अंदर की तरफ जो होता है वो होता है एंडोकार्प। क्या होता है, एंडोकार्प। सबसे अंदरूनी तय होती है, ये या तो सख्त या फिर कुछ के अंदर नरम होगी। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि फल के अंदर आपने 3 लेयर्स होती है। एक कौन होती है, एक होती है एपिकार्प, दूसरी होती है मीजोकार्प, तीसरी होती है एंडोकार्प। कौन कौन सी होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। और ये तीनों जो लेयर है, इन तीनों को हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प। क्या कह रहे हैं हम उसको, पेरिकार्प। ना अब ड्रोप फल का मवाजना। ड्रोप फल का मतलब क्या होता है, जैसे आम है और उसके मुकाबले में आप नारियल की बात कर रहे हैं। आमतौर पे ड्रुप किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ड्रुप बोला जाता है एक बीज वाला फल जिसका इंडोकार्प सख्त हो। क्या बोला जाता है, एक बीज वाला फल जिसका एंडोकार्प सख्त हो, तब उस कंडीशन में उसको बोलते हैं ड्रुप। जैसा कि मान लीजिए नारियल और आम, तो अब इनकी जो बैरूनी तह है, तो इनके पास बैरूनी पतला छिलका होगा जिसको आपने क्या नाम दिया, एपिकार्प। जबकि इनके पास अगर एपिकार्प की बात करते हैं तो एपिकार्प बैरूनी होंगी और इसके ऊपर क्या होंगे, हेयर होंगे, धागे नुमा स्ट्रक्चर होंगे। फिर हम मीजोकार्प की बात करते हैं तो मीजोकार्प में होता है खाने के काबिल होता है, गुदेदार होता है, किसमें, आम के अंदर। जबकि नारियल की अगर मेसोकार्प की बात करें तो ये रेशेदार खौल होती है, फाइब्रस होती है, जिसको हम खा नहीं सकते। फिर इंडोकार्प की अगर बात करते हैं तो आम के पौधों में इंडोकार्प जो होती है सख्त अंदरूनी तय होती है, जबकि नारियल के अंदर जो इंडोकार्प होता है वो इंतहाई सख्त खौल होता है। अब इन दोनों में से आप कौन सी वाली चीज को खाते हैं, तो आम के अंदर आप खाते हैं मेसोकार्प को, जबकि नारियल के अंदर आप खाते हैं एंडोकार्प को। बात समझ में आ रही है। तो जब हम ड्रूप की बात करते हैं, ड्रूप का मतलब क्या होता है, एक बीज वाला फल। और एक बीज वाला फल जो होता है उसका जो एंडोकार्प होता है वो एंडोकार्प कैसा होता है, सख्त होता है। उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, ड्रूप। क्या बोला जाता है, ड्रूप। नाउ बीज का तारुफ, अब बीज की बात हो रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद बैजा यानी ओव्यूल किस में बदल जाता है, बीज में। ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है। नाउ हमने क्या बोला कि ओवरी है, ओवरी के अंदर कौन होता है, बैजा होता है। जैसी फर्टिलाइजेशन का अमल होगा तो वो किस में बदल जाएगा, बीज में। अब जो बीज होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो बीज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बीज के अंदर एक तो होता है बीज का गिलाफ यानी सीड को, जो उसकी बैरूनी तौर पर क्या करता है, हिफाजत करता है। अब बीज के अंदर क्या होता है, तो बीज के अंदर होता है एम्ब्रियो। क्या होते हैं, एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होते हैं उसके अंदरूनी हिस्से में नए पौधे की क्या होती है, बुनियाद। यानी अब एम्ब्रियो से आगे चल के एक नया पौधा बनेगा। अगर आपको याद आ रहा होगा या हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एम्ब्रियो के साथ होता है इंडोस्पर्म।
एम्ब्रियो के साथ क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो वो एम्ब्रियो को क्या करता है, ग़िज़ा मुहैया करता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीज है उस बीज के अंदर एम्ब्रियो है और उसके आजू बाजू यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो क्या होता है, जिंदा रहता है। फिर एम्ब्रियो में कौन से हिस्से होते हैं, तो एम्ब्रियो के अंदर दो बहुत अहम हिस्से होते हैं, एक को बोला जाता है रेडिकल और एक को बोला जाता है कॉटिलीडॉन। एक होता है रेडिकल, एक होता है कॉटिलीडॉन। तो रेडिकल से आगे चल के क्या बनेंगी, कल ही हमने पढ़ा था कि रेडिकल से क्या बनेगी, रूट। रेडिकल से क्या बनेगी, रूट, यानी जड़ें बनेगी ना। अब बीजों की दर्जाबंदी, बीजों की जो दर्जाबंदी है उसको दो ग्रुप में तकसीम किया। एक है जिसको बोला जाता है कॉटिलीडॉन की बुनियाद पर। कॉटिलीडॉन अगर एक है तो उसको बोला जाएगा मोनोकॉट बीज। कॉटिलीडॉन क्या करता है, कॉटिलीडॉन असल में ये जखीरे, ये ग़िज़ा का भरपूर जखीरा होता है। कॉटिलीडॉन ये ग़िज़ा का भरपूर जखीरा होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने किसी सीड को, बीज को जमीन में अगर रखा, तो अब होगा क्या, उसकी कोपल निकलेंगी, उस कोपल के ऊपर या तो एक दानेदार शक्ल दिखाई देगी। अगर एक दानेदार दिखाई दे रही तो आप उसको बोले मोनोकॉट, एक कॉटिलीडॉन। और अगर दो दिखाई दे रही है, जैसे दाल जब टूटती है, चना जब टूटता है, तो दो दो दाले वाली शक्ल होती है, तो उसको बोला जाता है डाइकॉट। तो दो तरह के बीज होते हैं, एक होता है मोनोकॉट वाला, एक होता है डाइकॉट वाला। तो इस तरह से जो बीज होते हैं उनमें कॉटिलीडॉन यानी ग़िज़ा के ज़ख़ीरा करके रखी हुई जो साख्त है उनकी बात हो रही है। नाउ खुराक के ज़ख़ीरे की बुनियाद पर, बेस्ड ऑन फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का मतलब यहाँ पर अब किस फूड की बात हो रही है, ये फूड है जो एम्ब्रियो के आजू बाजू रखा हुआ है। किस शक्ल में रखा हुआ है, इंडोस्पर्म। किस शक्ल में रखा हुआ है, इंडोस्पर्म। तो इसलिए यहाँ पर एक सीड होता है जिसको बुलाया जाता है इंडोस्पर्मिक बीज, और एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक। क्या मतलब हो गया कि बीज के अंदर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एम्ब्रियो के बाजू में यहाँ पर कौन होता है, इंडोस्पर्म होता है। तो अब अगर ये जो बीज है, इस बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के बाजू अगर इंडोस्पर्म है, यानी एम्ब्रियो ने पूरी तरह से उस इंडोस्पर्म से पूरी ग़िज़ा को खत्म नहीं किया, तो इसका मतलब उस बीज में कुछ लेवल पर इंडोस्पर्म बचा रह जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि वहां पर बनता है इंडोस्पर्म, और वो इंडोस्पर्म क्या होता है, खुराक का जखीरा होता है। और यही इंडोस्पर्म अगर उस बीज के अंदर रह जाए कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, या आखिर में जब आप बीज इस्तेमाल कर रहे तब भी वो रह जाए, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे इंडोस्पर्मिक बीज, जिसकी एक एग्जाम्पल है कैस्टर्ड। कौन है, कैस्टर्ड ऑयल। और इसका एक एग्जाम्पल नारियल। कौन है, नारियल। ना इसी तरह से नॉन इंडोस्पर्मिक में क्या होगा, इंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो के जरिए इस्तेमाल में आ जाएगा। इसका मतलब अब वहां पर कोई इंडोस्पर्म नहीं बचा, कोई भी आजू बाजू, बीज के आजू बाजू कोई जखीरा नहीं है। इस कंडीशन में इसकी मिसाल है मटर और इसकी मिसाल है चना, कि जो एम्ब्रियो है उसने पूरी तरह से वहां पर जो इंडोस्पर्म था उसको क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया ना। अब डाइकॉट बीज, डाइकॉट बीज की अगर बात करते तो उनकी बैरूनी साख्त में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बीज के अंदर होता है बीज का ग़िलाफ। और ये जो बीज का ग़िलाफ होता है ये दो तहों पर मुश्तमिल होता है। बैरूनी तह को बोला जाता है टेस्टा और अंदरूनी तह को बोला जाता है टैगमन। जो बीज है, बीज के जो बैरूनी तह होती है उसको बोला जाता है टेस्टा, और बीज की जो अंदरूनी तह है उसको बोला जाता है टैगमन। फिर इनके पास एक सुराख होता है, होल होता है, उसको बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है, हाइलम। तो बीज पर मौजूद एक निशान जहां से फल से वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको बोला जाता है हाइलम। आमतौर पे ये जो होता है ये होता है इसका एक नाम मैं भूल रहा हूँ कि ये कौन सा वाला, प्लासेंटेशन वाली जो प्लासेंटा वाली लाइन होती है ना, आई थिंक वो वहां पर उससे वो जुड़ा हुआ होता है। कुछ छोटी चीज मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कह रहे उसको बोलने, गलत बोलने से बेहतर है कि ना बोलो। तो बीज पर मौजूद एक छोटा सा निशान होता है, उसको बोलते हैं जहाँ से फूल क्या होता है, जहाँ से बीज उस फल के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ओवरी होती है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, ओवरी है, इस ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू में यहाँ पर हिफाजती दीवार होती है।
और ये जो हिफाजती दीवार होती है, ये हिफाजती दीवार इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक हिस्सा होता है जहाँ पर हिफाजती दीवार नहीं होती। तो ये जो खाली जगह हो जाती है, इस खाली जगह को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है इसको? माइक्रोपाइल। उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि हाइलम के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है जो पानी और हवा के दाखिले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो डायग्राम में देखिए ना, गड़बड़ होगी लेबलिंग में, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दे रहा हूँ कि माइक्रोपाइल जो है ये वाला सुराख है और हाइलम ये वाला सुराख है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अबू बकर, अरशान, बात समझ में आ रही बेटा? बहुत भारी। अबू बकर, राजमा। ठीक है। अब डाइकॉट बीच की अगर अंदरूनी साख्त की बात करते हैं तो अंदरून में क्या होता है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये दो कॉटोलीडॉन से बना हुआ है। ये फूले हुए होते हैं और बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए क्या करते हैं? खुराक का जखीरा। तो एम्ब्रियो के लिए क्या करेंगे? खुराक। अब जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा? तो हमने पहले ही बोला कि एम्ब्रियो के अंदर दो साख्तें होंगी, एक होगी जिसको हमने बोला रेडिकल और दूसरी होगी प्लूमल। तो इसका जो मरकजी महवर है, यानी जो दरमियानी लाइन है, तो दरमियानी लाइन के ऊपर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक मिलेंगी प्लूमल और एक मिलेंगी रेडिकल। प्लूमल से क्या बनता है? तो प्लूमल से पौधे का ऊपर वाला हिस्सा बनता है जो जमीन के ऊपर रहेगा, यानी जिनको हम क्या कहते हैं? शूट, शाख। आगे चल के उससे तना वगैरह बनेगा। और रेडिकल जो होता है वो निचला वाला हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर रहता है, उसको उसको क्या कहते हैं? जड़। तो इसका मतलब ये है कि तने या शूट बनाने वाला हिस्सा कौन है? प्लूमन। और जड़ बनाने वाला कौन है? रेडिकल। और ये बात मैं बार बार कल के लेक्चर में बोल रहा था कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रूट कहाँ से बनती है, शूट कहाँ से बनती है, क्योंकि कल हमने रूट सिस्टम देखा था, शूट सिस्टम देखा था। और इत्तेफाक से ये है कि वो जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई और आप लोगों में से किसी ने मेरे को याद नहीं दिलाया कि सर आपने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया। नाउ मोनोकॉट बीज की अगर बात करते हैं तो मोनोकॉट जो बीज होते हैं उमूमन इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी उनके अंदर इंडोस्पर्म भरा हुआ होता है। जैसे मकई मक्का, इनमें क्या होता है? बीज का जो गिलाफ होता है और जो फल की दीवार होती है वो आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। जो बीज का गिलाफ है और जो फल है वो दोनों आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। अब इनकी साख्त में पहली साख्त कौन है? इंडोस्पर्म। बीज का एक बड़ा हिस्सा जो खुराक का क्या करता है? जखीरा करता है, किस शक्ल में करके रखता है? इंडोस्पर्म की। दूसरी तय होती है एल्यूरोन तय। कौन होती है? एल्यूरोन तय। ये एल्यूरोन तय जो होती है ये प्रोटीन से भरपूर होती है और ये बोरिनी तय होती है जो इंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से क्या करती है? अलग करके रखने का काम करती है, ये वाला। ठीक है, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म एक दोनों को एक दूसरे से ये अलग करके रखेंगे। एक साख्त होती है उसको बोलते हैं स्क्यूटिलम। क्या बोलते हैं इसको? स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम क्या होता है? ये एक बड़ा और ढाल की शक्ल का कॉटिलीडॉन जो एक तरफ वाक़ होता है उसको बुलाया जाता है स्क्यूटिलम। तो आमतौर पे कॉटिलीडॉन जो होते हैं इन मोनोकॉट के अंदर उसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, स्क्यूटिलम। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ये खास करके जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, उनके अंदर इसको लफ्ज दिया जाता है स्क्यूटिलम। नाउ मोनोकॉट एम्ब्रियो के तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल क्या होती है? तो मोनोकॉट एम्ब्रियो इंतहाई हसास होता है और इसे उगने से पहले एक खास हिफाजती गिलाफ की जरूरत होती है। जैसे दो तरह के यहाँ पर गिलाफ होते हैं, एक को बोला जाता है कोलेप्टाइल। क्या बोला जाता है? कोलेप्टाइल। और दूसरे को बोला जाता है कोलेराइसा। एक होता है कोलेप्टाइल या सेलेप्टाइल और दूसरा होता है कोलेराइजा या सिलेराइजा। नाउ अगर आपको याद आ रहा होगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के ऊपर बनेगी शूट, यानी कहाँ से बनेगी? प्लूमल से। और नीचे बनेगी रूट, यानी रेडिकल से। अब ये इस बात की यहाँ पर है कि ये एक गिलाफ है जो प्लूमल यानी मुस्तकबिल की जो शाख बनने वाली है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैठा हुआ होता है और उसको क्या कर रहा होता है? ढांप कर रख रहा हो ताकि उसकी हिफाजत हो। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बोला कि डाइकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट जो होते हैं, गड़बड़ हो रही है, मैंने कुछ तो अल्फाज गलत बोल दिया, तो याद रखना है। मोनोकॉट की हम बात करें, मेरे माइंड में जब से डाइकॉट चल रहा है, तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो की अगर बात करें तो उनमें एक जो चीज होती है वो होती है सिलोप्टाइल, बराबर है, और सिलेराइजा। तो जो प्लूमल होती है उसके ऊपर होती है सिलोप्टाइल जो उसकी हिफाजत करती है, और कोलेराइजा ये एक तरह का गिलाफ है जो कहाँ पर होगा? रेडिकल पर होगा, यानी मुस्तकबिल की जो जड़ें होती है उनकी वो क्या कर रहा होता है? हिफाजत। नौ अब
पौधों की मॉर्फोलॉजी की जो हमने बात किया, तो एक मुकम्मल और मरबूत निज़ाम है, यानी बुनियादी तौर पर जो हमने बात अभी की है कि ये जो पौधे हैं, इन पौधों के अंदर जो फ्लावर है, फूल है, ये फूल इनकी एक तौलीदी साख्त है। अबू बकर भाई लिख रहे नहीं शायद आप, बहुत फास्ट चल रहा है क्या? कहाँ है नोटबुक, दिख नहीं रही है आपकी? अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर फूल और फल ना, आखिरी इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है, वो क्या है? वो है ठीक है। अब पौधों के अंदर कुछ खानदान है, उनके अंदर कुछ फैमिलीज है। उन फैमिलीज को हम कैसा पहचानेंगे? उन फैमिलीज के अंदर हमको क्या क्या स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलेगा? जैसे हमने कहा कि दर्जा, जो फैमिलीज है उनकी दर्जाबंदी अगर हमको करना है, तो पौधों की जो पहचान होती है उनको तीन लेवल पर उनको क्या किया जाता है, उनकी तकसीम की जाती है। पौधों के अंदर जो तकसीम का अमल होता है या उनकी जो पहचान होती है, तीन लेवल पर होती है। पहला कि उनकी इक्तिसादी अहमियत की बुनियाद पर, कि हम उनसे क्या कमा रहे हैं, पैसा क्या मिल रहा है हमको, तो उसकी बात हो रही है। तो ज़राअत है, खुराक है, खाने के लिए है, तिब है यानी दवाइयों में है, जो इंसान इस्तेमाल करता है उसकी बुनियाद पर। दूसरा, फूलों की खासियत की बुनियाद पर, फूल की तरतीब कैसी है, उसकी सिमेट्री हम आहंगी कैसी है, तौलीदी अज़ा की बनावट क्या है। और कुछ जगह पर नबाताती खुसूसियात है, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उनकी बात हो रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पौधों की दर्जाबंदी करते हैं। अब इनमें से एक फैमिली है जिसको बोला जाता है खानदान फेबेसी, फलीदार पौधे, यानी एक फैमिली होती है खानदान की जिसको फलीदार पौधों वाली फैमिली बोलते हैं। उस फैमिली का नाम है फेबेसी। क्या नाम है उसका? फेबेसी। और ये डाइकोट है, यानी डाइकोटिलिडॉन है। सबसे पहली बात याद रखिए कि इस फैमिली की अगर बात करते हैं, तो इनकी जड़ों की अगर बात करते हैं, तो जड़ों के ऊपर होते हैं रूट नोड्यूल्स। ये जो पौधे होते हैं, इनके जड़ों के ऊपर क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स की मौजूदगी होती है। और ये रूट नोड्यूल्स क्या कर रहे होते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या यहाँ पर ये जो देखने को मिल रहा है ना आपको, रूट नोड्यूल्स है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। और हमको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। दूसरा कि इनके पास होते हैं पत्ते। पत्ते जो है ये मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड की मतलब याद आ रहा है? सादा होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं यानी हाथ की तरह होते हैं, पाम की तरह। फिर इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है? तो हमने बोला था कि इनके अंदर जो रगें होती है, उस रगों की क्या बनी होती है? नेटवर्क बना होता है। फिर ये पल्वेनस होता है, स्ट्यूपिलस होता है, ठीक है। दूसरी, साख्त और तनी की अगर बात करते हैं, तो दरख्त होती है, झाड़ियों की शक्ल में होती है और जड़ी बूटियों की शक्ल में होती है। इनका जो तना होता है वो सीधा होता है, या इनके पास क्या होती है? बेलनुमा साख्त भी होती है। फेबेसी फूलों की इनफरादियत या मुनफरिद क्या है? तो आप देखेंगे ऊपर फेबेसी फैमिली का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? अब इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो इनका जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप में होता है। रेसिमोस और साइमोस की अगर बात करें, तो इसका मतलब रेसिमोस अगर ये है, तो इसका मतलब इनकी लेंथ हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि नए फूल ऊपर आएंगे और पुराने फूल नीचे। फूल की अगर बात करते हैं, तो फूल कैसे होते हैं? दो जिनसी होती है, बाइसेक्सुअल होती है, जाइगोमार्फिक होती है, यानी दो अगर बरा उसको तकसीम किया जाए तो बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। कैलिक्स की बात करते हैं, तो पांच जुड़े हुए इनके पास क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं, तो फ्यूज सेपल होते हैं। करोला की बात करें तो पेल्विनीशियस होते हैं, पेपिलिनीशियस होते हैं। और इनके पास बड़ा एक स्ट्रैंड होता है, और विंग्स होती है, और जड़े वाली यानी कील वाली शक्ल होती है। यानी इस तरह की अब हम उसको वेनेशन को बोलते हैं एक्सिलरी, एक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिलरी एस्टिवेशन।
फेबेसी की अगर अफजाइश की बात करते हैं, फल और इक्तिसादी असरात की बात करते हैं, तो इनकी इक्तिसादी अहमियत क्या है? तो इनसे हमको क्या मिलते हैं? फल है जो बीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक बीज होते हैं। फिर हम इनसे खुरदुनी तेल निकालते हैं, जैसे कि मूंगफली है, सोयाबीन है। इनसे हमको दालें मिलती है, जैसे चना है, मटर है, सोयाबीन है। इसी तरह से हमको इनसे फाइबर मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम चोट के तौर पे करते हैं। और इसी तरह से हम फोडर और सजावट के लिए भी इनका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। रिप्रोडक्टिव लेवल पर बात करते हैं तो इनके अंदर एंड्रोशियम होता है, 10 स्टेमन्स होते हैं। और ये 10 स्टेमन कैसे होते हैं? डायएडल्फस होते हैं, तरतीब के साथ होते हैं। तो इनमें यह होता है कि 9 जो है वो जुड़े हुए रहेंगे और एक अलग रहेगा। फिर गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम कैसी होंगी? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब है कि सारे के सारे जो कार्पेल है, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, पिस्टिल्स है, वो जुड़ी हुई होंगी। सुपेरियर ओवरी होंगी, यानी ओवरी ऊपर की तरफ होंगी। और बेशुमार ओव्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये जो फैमिली थी फेबेसी, इसको याद रखना है। इसी तरह से दूसरी फैमिली है सोलेनेसी, इसको याद रखिए, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है इसलिए मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख ले बाद में। ठीक है, तो वीडियो में से देखकर याद से इसको लिख लेना। सोलेनेसी की अफजाइश, उनका दोहरा इक्तिसादी किरदार। ठीक है, फिर खानदान लिलियासी, तो इम्तिहान में लिलियासी नहीं है। ठीक है, फिर ये एक टेबल है, इस टेबल को आपने याद से अपनी नोटबुक में पूरी तरह से लिख लेना है। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह कल हम नया सबक स्टार्ट करेंगे। और ये जो पॉइंट्स है, मैं कोशिश करूंगा कि कल एक बार फिर आपको थोड़ा सा ये फैमिली वाली चीज़ें, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।